औरतों पर ब्लेम किया जाता है कि बहुत बातें करती है। हम चाहते हैं आप सिर्फ सुनो अच्छे से, प्यार से, और बस उतना ही कर तो हम लेंगे। तुम कैसे डिफाइन करोगे गुंजन और तुम्हारे रिलेशनशिप को? मेरी फैमिली के ज़्यादातर लोग हमारी शादी में नहीं आए थे। दे बायकॉटेड अस। क्यों? क्योंकि हमने इंटरकास्ट मैरिज की थी। मैं अपने नौजवान दोस्तों को अक्सर कहता हूँ कि बी विद अ गर्ल जिसके साथ तुम सुबह सो के उठना चाहो, जैसी नींद खुले उसको देखो तो चेहरे पे मुस्कान आए, है ना, जिसके साथ दोपहर के निवाले साझा करना चाहो। माय वाइफ इतने प्यार से राजमा बनाती है, मैं खा भी लेता हूँ नींबू वगैरह निचोड़, पर मुझे राजमा पसंद नहीं। ये मेरी जेएनयू वाले दोस्तों से मिली तो उन्होंने गैंगअप कर लिया। तुमने कहा ये हरकतें करता होगा, बस हाँ ये करता है, बस तो फिर अब आपका खत्म। अलाइनमेंट और अच्छी चीज़ों की बात तो हो गई। अब डिसएग्रीमेंट्स किस पर होते हैं ये बता दो। दे आर अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी मैरिज। तौलिया बिस्तर पे क्यों है, कितनी बार समझाया। तो कबीर पहले पापा के पास जाएगा, वो ना सुनेगा, और फिर एक ट्राई के लिए मेरे पास आ ही जाएगा कि पर तुम्हें क्या लगता है, मैंने कुछ हाँ बोल दिया किसी चीज़ के लिए, आ जाइए वो। कल वो चली जाएगी, फिर तू है और मैं हूँ। तो हमारे ना बड़े मुद्दों पे झगड़े नहीं होते, छोटे छोटे। तुमने मेरी घड़ी क्यों पहन ली, करेक्ट, मेरा परफ्यूम क्यों यूज कर मेरा लिया, परफ्यूम मेरी क्यों, पेंसिल oh क्यों God। ले ली। और अब रिवायत के मुताबिक गिरिजा जी एक गाना सुनाएंगी। जिया में लागे आन बान, प्यारे चित छो आन बान, जिया में लागी आन बान, जिया में लागी, प्यारे चित चोर, प्यारे चित चोर। Presented by Ultratech, देश का नंबर 1 सीमेंट, co-powered by Tata Copper Plus and Punjab National Bank। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। अरे मेरे बेटे को किसने पीटा। घर जैसी बातें लल्लन टॉप की 10 एपिसोड की एक नई पॉडकास्ट सीरीज है। इसमें आप देखेंगे मुंबई में रहने वाली थिएटर आर्टिस्ट गिरिजा ओक को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और उनसे संवाद करेंगे लल्लन टॉप के संपादक और दिल्ली में रहने वाले सौरभ द्विवेदी। क्या मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से खांसी हो जाती है? नहीं, पूरे बचपन हमको ये चीज बताई गई है। पता नहीं क्यों। दो अलग अलग शहर, दो अलग अलग दुनिया, लेकिन कितना कुछ साझा है दर्शकों की और हम दोनों बात करने वालों की जिंदगी में। इस सीरीज में हम बात करेंगे घर परिवार के बारे में, नौकरी के बारे में, अपने स्कूलों और हॉस्टल के बारे में, अपने प्रोफेशंस के बारे में। आप बायोटेक की स्टूडेंट थी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे ट्रेंड था तो हमने ले लिया बायोटेक्नोलॉजी, फिर लेकर समझ में आया कि यार इसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिन शहरों को घूमा, जिन भोजन को चखा, जिन संगीत, साहित्य और सिनेमा ने हमें गढ़ा, उनके बारे में ऐसी बातें जिससे हमारे दर्शक हमारे साथ रिलेट कर सकें और अपने हिस्से की याद साझा कर सकें। घर जैसी बातों में आपका स्वागत है। नमस्ते गिरिजा जी, ये घर जैसी बातों के 5वें एपिसोड के पहले वीडियो आ रहा है। तो हम दर्शकों को बता दें कि ये एक 10 एपिसोड की सीरीज है जिसके आपने अभी तक 4 एपिसोड देखे हैं। आइडिया इस के पीछे ये है कि हम बहुत सारे जो रिलेटेबल टॉपिक्स हैं उसके बारे में दो अलग अलग दुनियाओं से आने वाले दोस्त, मुंबई में रहने वाली गिरिजा और दिल्ली में रहने वाले सौरभ, आपसे बात करें। लेकिन उसके पहले इंटरनेट फट पड़ा। आप वेव्स नहीं बेब्स, और उसके बाद न्यू नेशनल क्रश। बताइए जरा ये जो एकदम से मंजर बदला। मुझे कोई अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। ऑफ कोर्स ऐसी चीजों में किसी को अंदाजा होता नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है बताना लोगों को कि ये 10 पार्ट की सीरीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि एक ही लड़की का इंटरव्यू कपड़े बदल बदल के कितनी बार लोगे द्विवेदी जी। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे नो कि ये एक 10 पार्ट्स की सीरीज है जिसमें हमने 10 अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है। और ये इंटरव्यू नहीं, संवाद है जी। हाँ, ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक अलग फॉर्मेट है जो मुझे लगता है ललन टॉप के दर्शकों को एक तरह का फॉर्मेट देखने की आदत है, क्योंकि आप बहुत इंटरव्यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा उससे अलग होने की वजह से शायद कंफ्यूजन है। बट कमिंग बैक टू ये जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से,
मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। मुझे लगता है मुझे ना डीएम्स में एक मैसेज आया है, उस मैसेज को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। एक छोटी सी लाइन है, वो इस पूरे एक्सपीरियंस को इन अ वे एनकैप्सुलेट करता है। किसी ने मुझसे लिखा है कि विल यू बी माई बेब्स मैम। ओह, तो ये तो ये ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब क्योंकि मैंने एक साड़ी पहनी है, क्योंकि अगर मेरा इंस्टाग्राम किसी ने देखा तो ये बात जाहिर है कि मतलब मेरा एक बेटा है, उसके साथ मैं फोटोज पोस्ट करती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं पिछले कई सालों से थिएटर कर रही हूँ, तो एक तरह का रिस्पेक्ट देने का मन करता है। पर फिर वो एक नेशनल क्रश वाला भी एक एंगल चल रहा है, तो बेब्स भी बुलाने का मन करता है। तो मुझे लगता है वो ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग एक डिवाइड है ऑडियंसेस में कि कैसे मतलब इस पर्सनालिटी को रिस्पेक्टफुली देखे या सेक्सुअलाइज करे या क्या, क्या बीच में कहीं रख दे। तो वो अच्छा है, विल यू बी माई बेब्स मैम, मतलब उसमें एक तरह का अप्रोच भी है और फिर रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि मैम भी बुला रहा है। तो ये जी, ऐसा कुछ ये हो रहा है। ये बताइए कि आपके जो पति हैं, ही इज अ वेरी नोन प्रोड्यूसर, सुरहुद, और आपका बेटा कबीर, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू दिस? उन दोनों की, आपके पति और बेटे की क्या रिएक्शन रही? हमें तो बड़े मजे आ रहे हैं। मतलब हम पढ़ रहे हैं लोग क्या क्या लिख रहे हैं। फॉर्चुनेटली मेरे लिए मेरी पूरी ही फैमिली इसी फील्ड से बिलोंग करती है, तो अजीब तरह के कमेंट्स पढ़ना या क्लिक बेट जैसी न्यूज़ को पढ़ना या इस तरह का अचानक एक ऑल आईबॉल्स ऑन यू वाला जो फीलिंग है, हम्म। इसको देखने का एक मतलब बैलेंस पर्सपेक्टिव हमारे घर में ऑलरेडी है, क्योंकि इसी इंडस्ट्री से सब बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे हम्म। लिए बहुत ऐसी बहुत अलग सी बात नहीं थी। ऑफ कोर्स ये हमारे साथ कभी हुआ नहीं है, मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, तो नया था पर अम्यूजिंग था। कि कोई ऑफेंड हो रहा है या किसी को बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा बेटा ऑन द अदर हैंड अपनी स्कूल ट्रिप जी। पर कहीं ट्रैवल कर रहा था। तो वो तो इन 4-5 दिनों में जब ये सब फटा, वो यहाँ था ही नहीं। तो मैं उसे जब पिकअप करने रेलवे स्टेशन पर गई तो बाकी सारे पेरेंट्स मुझसे मिले और सब यही बातें कर रहे थे कि क्या चल रहा है हर जगह। हम हर सोशल मीडिया खोल रहे थे, तुम्हारे पोस्ट दिख रहे हमें, और मैंने ये पढ़ा और वो पढ़ा, क्या वही नेशनल क्रश वगैरह वगैरह वो सब। तो वो तो ऐसे कंफ्यूज हो के सबको देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बातें कर रहे हैं मेरी मम्मी के साथ सब ये लोग। मेरी आई के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये मेरी आई को क्या हो गया। तो हम फिर वापस आ रहे थे, लंबा रास्ता था, चर्च गेट स्टेशन में उसे पिकअप करने गई थी, हम घर की तरफ आ रहे थे, तो उसने मुझसे पूछा। तो मैंने उसको कुछ आर्टिकल्स दिखाए, मैंने कहा देखो ऐसा हुआ है, फिर ये मेरा एक रील था, फिर उसमें मैंने ये बताया, फिर ये किसी ने शेयर कर दिया, फिर वो शेयर करते चले गए। अभी तो मतलब वो इतना छोटा है और सोशल मीडिया से इतना दूर है कि उसको ये वायरलिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से उसे नहीं पता। पर मैंने उसे अपनी तरीके से जितना हो सके समझाने की कोशिश की कि ऐसे इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, बस ये ऐसे एक तरह का वेव बनता चला जाता है, फिर वो स्नोबॉल होता चला जाता है। तो ये सारी बातें मैं उससे कर रही थी। तो उसने मुझसे क्या पूछा पता है, एट द एंड ऑफ इट उसने मुझसे जी। पूछा कि अब क्या तुम बदल जाओगी? उसने कहा क्या तुम उन लोगों जैसी हो जाओगी जो बहुत शो ऑफ करते हैं और अपने आप को बहुत जरूरी समझते हैं और हमेशा से एक तरह की अकड़ में रहते हैं, ऐसी विल यू नॉट बी द काइंड पर्सन दैट यू आर? तो मैंने उससे कहा कि ऑफ कोर्स मैं बदल जाऊंगी, मतलब ये वो तो पुरानी मैं थी, अब तो ये गिरिजा 2.0 है, अब मुझसे प्लीज ठीक से बात करो। पर फिर मजाक की बात अलग, आई टोल्ड हिम दैट ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर मुझे किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या अलग लग रहा है नेशनल क्रश होने के बाद, तो मैंने कहा क्या अलग लग रहा है, रिक्शा मुझे अब भी नहीं मिल रही है। रास्ते में खड़े होकर यू कर रही हूँ रिक्शा हो जाए। तो आई ये एम वेटिंग बताइए। कि कोई जी। मुझे कास्ट कर ले। जी, देवी जी, ये बताइए कि आपकी पिक्चर बार बार ये वॉइस भी कट हो रही है, और वो आप किसी नो नेटवर्क एरिया में भटक रही हैं क्या इन दिनों? मैं थोड़ा सा भाग आई हूँ। मतलब मैं पहले से ही आने वाली थी, ऐसा कोई मैंने इसकी वजह से भागने का प्लान नहीं बनाया। मैं पौंडीचेरी आई हूँ, पुदुचेरी आई हूँ सर्फिंग करने। मुझे पानी से बहुत प्यार है, आई लव बीइंग इन द वाटर। तो मैं पहली बार लाइफ में सर्फिंग ट्राई कर रही हूँ। तो कल हमारा पहला लेसन था, आज दूसरा है, कल तीसरा है, तो 3 दिन के सर्फ रिट्रीट पे मैं आई हूँ। और अच्छा ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आता जाता रहता है, तो बहुत सारे फोन कॉल मैसेजेस वगैरह आ नहीं रहे हैं मुझ तक। तो थोड़ा सा ब्रेक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। लेकिन ये अब वो कहते हुए नई मुझे ये हेडलाइन भी कहना बनेगी। बहुत जरूरी लगता है कि इतना सारा प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूँ। जी, अब वो नई हेडलाइन बनेगी कि नेशनल क्रश अब कर रही हैं सर्फिंग। ये वाली हेडलाइंस भी निकलेगी ना अब इस वीडियो के रिलीज होने के बाद?
आई थिंक हो जाए, मतलब एक हफ्ते तक होता है ना इंटरेस्ट, एक हम्म, एक डेढ़ हफ्ते तक होता है इंटरेस्ट, उसके बाद तो फिर लोग अपने काम में लग जाते हैं अपने आप ही। अच्छा जी। आई थिंक दैट वेव इज रिसीडिंग नाउ। यस, मेरा ये आखिरी सवाल है, सो यू कंटिन्यू, वी आर आल्सो बिजी इन ललन टॉप अड्डा। साइड इफेक्ट्स क्या हैं सडन फेम के? वेल, मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया अबाउट माय पिक्चर्स गेटिंग मॉर्फ्ड, और मतलब कुछ स्टैटिक पिक्चर्स मॉर्फ किए गए हैं जिसमें अचानक मेरे कपड़े गायब हो गए हैं, और कुछ ऐसे पिक्चर्स है जिसमें आप मूविंग इमेजेस को मॉर्फ कर सकते हैं, तो उसमें मैं कुछ बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही हूँ। तो ऐसे कुछ कुछ वीडियोस मैंने देखे, और भी बहुत सारे आई एम श्योर सर्कुलेट हो रहे होंगे। तो मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाया था कि मतलब ऐसा करते वक्त सोचना चाहिए, ये इंटरनेट पे हमेशा के लिए रहेंगे। मेरा एक बेटा है जो आज सोशल मीडिया यूज नहीं करता लेकिन इवेंचुअली करेगा। तो मतलब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मैंने नहीं किया या ये गलत है, मतलब ये मैं नहीं हूँ, या ये एडिटेड, मतलब वो वाला जो एक दौर था जब लोगों के एमएमएस बनते थे और फिर वो इस बात से डर जाते थे कि लोग समझेंगे कि मैंने ऐसे कपड़े पहने, तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये एडिटेड है। मेरा पॉइंट ये है कि उसका इफेक्ट अब भी वही है, मतलब वो चीप तरह का जो एक थ्रिल मिलता है ऐसे फोटोज देखकर, वो अब भी वैसा ही है। मतलब हम हर किसी को पता है कि वो ओरिजिनल फोटो नहीं है, वो मेरे बेटे को भी पता होगा, लेकिन इवेंचुअली जब वो उसे देखेगा तो एक पल के लिए ऐसा होता है ना कि अरे ये ऐसा, ये जो होता है। इसके बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी इस अपील से क्या ही कोई मतलब बंद कर देगा अचानक किसी का होगी, ये तो कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन मुझे लगता है ये, और फिर उस पे एक चर्चा शुरू हुई मेरी कमेंट सेक्शन में, जिसमें लोग कहने लगे कि पर आप जब ऐसे इंटीमेट सीन्स करती हो, मॉर्फ कर दिए, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो गई जब आप ही ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हैं। तो मुझे लगता है ये जो मैंने इसको चूज करना कि मुझे ये करना है या नहीं, और मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने मेरे फोटोज को एडिट करना, इसमें जो मेरी चॉइस का, मेरी एजेंसी का फर्क है, ये लोग नहीं समझ पाते, और यही हमारी प्रॉब्लम है। मतलब हम औरतों की एजेंसी को इसीलिए नहीं समझ पाते कि अगर मैं किसी एक का हाथ पकड़ना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर किसी का हाथ थामूंगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये मतलब एक तरह का एंटाइटलमेंट है, किसी ने मुझे कर लेना, तो मुझे लगता है मुझसे पूछो ना पहले शादी कर, सवाल ये है कि मुझे शादी करनी है। मतलब यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट दैट दिस वेरी subtly speaks about. So we have a long way to go till there is awareness about this, but not saying anything about it was not feeling right. ऐसा मुझे हम्म, उचित नहीं लगा कि मैं इसके बारे में कुछ भी ना करूं। तो मैंने एक हम्म, वीडियो बना के डाल दिया, पता नहीं क्या उस पे भी लोगों के अलग अलग कमेंट्स हैं, तो फिर वो तो अब सोशल मीडिया इज दैट प्लेस ना जहाँ पे आप एक कह देते हो फिर आपको सुनना भी पड़ता है। सो वी ऑल नो द नेचर ऑफ दिस गेम। इनबॉक्स में भी कुछ इस तरह की बातें आई क्या जो आप बोल रहे हैं, जैसे शादी वगैरह? हाँ, मतलब ऐसे कुछ कुछ मैसेजेस आते रहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक मौका दे दो। किसी किसी ने रेट्स पूछे हैं मुझसे, एक एक घंटा बिताने की कीमत क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं जो मैं बहुत पढ़ नहीं पाती, मतलब ऑनेस्टली वो हम्म, रिक्वेस्ट में रिफ्रेश होते रहते हैं तो चले भी जाते हैं। तो जब अगर कभी ऐसे पढ़ लिया या आ गया नजर में तो मैं कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ, बट दैट्स ऑल राइट। आई मीन ये सब, दैट्स द फनी पार्ट ऑफ इट। ये लोग अगर मेरे कभी सामने आए तो ये जनरली आंख उठाकर देखते भी नहीं, ये क्योंकि अनोनिमिटी है ना, आपके इसलिए सामने एक ये पर्दा सारे है। डरपोक लोग, हाँ, ये सब हाँ, बदतमीजी एक करते हैं। पर्दे के पीछे से ये सब कहना मजेदार लगता होगा, किसी तरह का थ्रिल मिलता होगा, लेकिन ये अगर सामने आ जाए तो मोस्टली ये लोग बात भी नहीं करते, मतलब और नजर हम्म, झुका के प्यार से आदर से ही बात करते। तो ये बहुत ही एक अजीब सा जोन है कि आप पर्दे के पीछे से कुछ भी कह सकते हो और सामने आके हिम्मत नहीं होती। तो मतलब इस वर्चुअल स्पेस को कितना सीरियसली लिया जाए और कितना इस पे एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता जी। बट इन सब से इतर घर जैसी बातों के एपिसोड्स को लेके बहुत लंबे लंबे मैसेजेस और ईमेल्स भी आ रहे हैं कि कैसे ये लोगों के इमोशनल कॉर्ड को टच कर रहा है। दे आर रिविजिटिंग देयर होम, देयर विलेज, देयर है। टीचर्स, या देयर फैमिली, और वो बहुत एंडियरिंग है। यस, यस, चलिए, ऑन लेट्स दैट होप नोट, घर दिस जैसी बातों कंटिन्यूज। का, या, यस,
तो घर जैसी बातें कुल 10 एपिसोड की सीरीज है। अब 5वां एपिसोड आपके हवाले है, जिसमें हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में, उन जगहों के बारे में जो हमें घर जैसी लगती हैं। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ इसीलिए है कि न्यूज़ के स्पेस से तरह हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, और हम और गिरिजा जब भी मुलाकात करते थे लगातार इस बारे में बात करते थे कि पेरेंटिंग के बारे में, शी इज़ पेरेंटिंग अ किड, पार्टनर्स के बारे में, शादी के, दोस्ती के बारे में, वर्क स्पेस के बारे में थोड़ा खुल के बातें हों, ताकि लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिले। सो गिरिजा जी, थैंक यू सो मच। आप अपना वेकेशन एंजॉय Thank you. करिए। से माय हेलो टू सूरज जी, एंड कबीर। आपको भी And take ललित और पन्ना के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं जब इस शूट के लिए आ रहा था, मैंने बताया गुंजन को कि मैं गिरिजा के साथ, उसने कहा प्लीज ये बात तुम लोग रिपीटेडली कहो कि औरतों की एजेंसी एक्नॉलेज करें मर्द, कि वो अपने मन से कुछ तय कर सकते हैं। जी, थैंक यू फॉर दैट। ऑलराइट, और अब मेरे प्यारे दर्शकों, आपके सामने प्रस्तुत है घर जैसी बातों का एक नया एपिसोड। थैंक यू सो मच। मैं जो इतना सारा कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ, कल कल करती तेज बहती नदी की तरह ये शब्द जो मुझ में से फूट कर बह रहे हैं तुम्हारी तरफ, इन्हें सुन लेना। सुनकर अगर मुझ पर हंस पड़े तो तुम मर्द कहलाओगे। मेरे सपने जो कभी कभी दूर भागते हैं मुझसे, उन्हें दौड़ कर मेरे लिए पकड़ लाओगे तो प्रेमी कहलाओगे। लेकिन अगर तुमने सुन ली शब्दों के बीच की खामोशी और समझ गए कि मेरी असली बात तो उसी में छिपी है, तो तुम मेरे क्या कहलाओगे? अगर ख्वाब ही बन जाओगे मेरा तो परमेश्वर कहलाओगे। अगर उसे हथेली पर सजा दोगे तो पति कहलाओगे। लेकिन अगर चल पड़ोगे मेरे साथ मेरे उस ख्वाब की तरफ, ये जानते हुए कि मैं उसे पा लूँ या शायद ना पाऊँ, पर मेरे संघर्ष में, मेरे गिरने में, संभलने में, मेरे पागलों की तरह दौड़ने में तुम मेरे साथ रहोगे, इस विश्वास के साथ कि मैं खुद लड़ लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। तो तुम मेरे क्या कहलाओगे? मित्र कहलाओगे। वाह साहब वाह। देवी और सज्जनों, घर जैसी बातों के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिनमें हमने अपना घर बसाया, हमारे पार्टनर्स, हमारे सप्तपदी के बाद हासिल किए प्रेम के बारे में। पुरुषों के मामले में अमूमन ये पत्नी होती है, अमूमन इसलिए क्योंकि कुछ पुरुष जो सेम सेक्स में शादी करना चाहते हैं, सेम उसमें, तो उन पे ये नियम लागू नहीं होता, इसलिए मैंने कहा ज़्यादातर मामलों में। और लड़कियों के मामले में अगर वो हेट्रोसेक्सुअल हैं तो ये पति होता है, पर जो लड़कियों में अपनी पार्टनर खोजती हैं तो उनके केस में वैसा हो जाता है, इसलिए ये एक कैवेट जोड़ा है। कैसे कोई एक इंसान है जो हमारे लिए सुकून हो जाता है, जो दुनिया की नज़र में हो ना हो, हमारी नज़र में हमारा पता होता है, जिसके पास हम जाते हैं तो आश्वस्त महसूस करते हैं, जो हमारे गिरने और चलने की गवाही देता है, जिसने हमारे सबसे कुरूप स्वरूपों को देखा होता है और जिसने हमें हमारे सबसे सुंदर स्वरूपों के लिए तैयार किया होता है। वो जो कोई एक है जो हमारी खुशियों पे हमसे ज़्यादा खुश होता है और हमारे दुख पे हमसे ज़्यादा दुखी होता है, वो जो साथ चलता है, जिसे कोई हमदम कहता है, कोई हमसफ़र कहता है। आपको आपका प्रेम कैसे हासिल हुआ? वो आपका मित्र है, वो मर्द है, वो औरत है, वो प्रेमी है, वो पुरुष है, वो पति है, वो क्या है? तो इन तमाम भावों के बीच, जैसे किसी पुरुष ने एक श्लोक तो गढ़ दिया कि स्त्री कैसी होनी चाहिए, जीवन सहचरणी कैसी होनी चाहिए, तो कार्येषु मंत्री, जब आप काम कर रहे हैं तो मंत्री की तरह विशुद्ध परामर्श दे। शयनेषु रंभा, काम में पारंगत हो, काम कला में। सेवेषु दासी, सेवा करे तो दास भाव से करे। और भोज्येषु माता, भोजन कराए तो वात्सल्यता है। तो ये स्त्रियों का क्यारे तो पुरुषों ने रच दिया है लाइफ पार्टनर के तौर पे। पुरुषों का क्यारे कैसे रचा जाए, क्या होना चाहिए उनमें, क्या नहीं होना चाहिए,
इन सब के बारे में हम अपने अपनी साखियों के हिसाब से, अपने अपने अनुभवों के हिसाब से बात करेंगे। गिरिजा जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई है, ये किसकी लिखी हुई है? ये मराठी कविता है, अरुणा ढेरे नाम की काफ़ी पॉपुलर और रिस्पेक्टेड पोएटिस है मराठी की। उनकी कविता है जिसका मैंने एक टूटा फूटा हिंदी अनुवाद खुद ही लिख लिया। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपने कहा कार्येषु मंत्री शयनेषु रंभा, वैसा कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने मर्दों के लिए सुना नहीं है। बस पति मिल जाए उसी में भाग खुल गए, ऐसा ही माना जाता है। ये हमारे कल्चर और हमारे ओवरऑल एशियन, आई थिंक पूरे एशियन कल्चर का ही एक ये मान्यता है। पेट्रियार्की समथिंग दैट इज सो डीप रूटेड इन अस कि हमें समझ में भी नहीं आता कि कब हम इसके शिकार खुद होते चले जा रहे हैं, और मर्द औरतें दोनों। तो ये कोई किसी के खिलाफ या किसी एक पक्ष को नीचा दिखाने की लड़ाई नहीं है। हम सब इसी एक ही नौका में हैं, तो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है ये वो सूत्र है कि मैं क्या ढूंढती हूँ अपने पार्टनर में। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो तुम उसे जाकर मेरे लिए पकड़ो या बस टोकन की तरह उसे मेरे पास लाकर रख दो। ये औरतों की इच्छा होती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस जर्नी में मेरे साथ चलो और इस बात को समझ कर चलो कि शायद ये मुझसे इवेंचुअली नहीं हो पाएगा, बट यू विल स्टिल बी ओके विथ इट। ये जो एक मिस्टर फिक्सिट वाली भूमिका बहुत आगे सारे, ना चलो पीछे ना चलो, साथ चलो और मेरे बिहाफ पर कुछ मत करो, मेरे लिए सुधार मत दो सब कुछ। ये एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग होती है। और इसके डिफेंस में मैं ये भी कहूँगी मर्दों की तरफ से कि क्या ही बुरा अगर मैं तुम्हारे लिए 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब यही है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ ईजी करना चाहता हूँ। पर हम चाहते ही नहीं कि आप मेरी लाइफ ईजी करो, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप सुनो। ये जो कल कल करते शब्द है इतने सारे जो औरतों पर ब्लेम किया जाता है कि बहुत बातें करती है, हम चाहते हैं आप सिर्फ सुनो अच्छे से, प्यार से, और बस उतना ही कर तो हम लेंगे। सुन लो, सॉल्यूशन मत देने लग जाओ। सोल्यूशन मत दो, सुन लो। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, बिकॉज इस कविता की तरह मेरा पति सबसे पहले मेरा मित्र है। और शादी को लेकर के जो एक स्ट्रक्चर में हम ढल जाते हैं, उससे आगे बढ़कर मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वाह, आई कैन सो रिलेट विद दिस। जावेद साहब की एक इंटरव्यू की लाइन बड़ी वायरल होती है कि जी शादी भी हमारी दोस्ती का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो आई कैन रिलेट विद इट बिकॉज आई फील द सेम फॉर माई वाइफ गुंजन। हम लोग बहुत अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं और उन सब के बावजूद जिस तरीके से हमारी दोस्ती हुई, जो अभी भी बहुत प्रगाढ़ है, और इसका बड़ा मेरे मन में बहुत कई ऐसे कैनन्स बिल्ड होते रहते हैं ना कि कैसे तय हो। फील तो कर रहे हैं, आप कुछ भी अच्छा खा रहे हो, आपने कुछ भी अच्छा देखा, कुछ भी खौफनाक, आप लोग सबसे पहले किसको बताएं? यू नो, एज इफ वो आपकी डियर डायरी है, ये इसको बता दो, है ना, कह रहे ऐसा हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी रिलेशनशिप सुहृद, जो मेरे पति का नाम है, हमारे रिलेशनशिप बहुत सुंदर नाम है, ये सुहृदय से बना है जी। मराठी में ह में अंदर जो ऐसे र लिखते हैं, जो हृदय में इस्तेमाल होता है जो शब्द, उसका उच्चारण री नहीं होता, रू होता है। तो वो हर जगह जहाँ पे वो वाला ह र यूज होता है, उसका उच्चारण मराठी में रू होता है, हृदय। तो अगर उत्तर भारत के लोगों को समझाना हो तो उनका नाम है सुहृदय जी। अच्छा हृदय, पर इसका अर्थ सिर्फ जैसे सुयोग, अच्छा योग, या फिर सुहास्य, अच्छी हंसी, ऐसा ना होकर इसको जब हम वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ सोलमेट या सखा ऐसा होता है। somebody you're confident, somebody you trust, somebody you want to go to। तो सुहृद का मतलब ही सोलमेट है। वाह तो मेरे जो सोलमेट है सुहृद,
सुहृद और मैं एग्जैक्टली एक दूसरे के लिए क्या है, ऐसे सवाल फिलोसॉफिकल चर्चाएं जब पति पत्नी के बीच में कभी अरे साहब एक बार होती है कि क्या लगता है तुम्हें, वो वाला जो माहौल होता है, तो उसमें मुझसे एक बार सुरुद ने पूछा कि क्या कैसे डिफाइन करोगी इस कनेक्शन को। तो मुझे लगता है जैसे मैं कोई अच्छी चीज़ देखती हूँ, आपने जैसे कहा अच्छा कुछ खाती हूँ, अच्छा कुछ सोशल मीडिया पर देख लिया, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मैं सुहृद को भेजूँ या मैं उसे दिखाऊँ या मैं उसे चखाऊँ। वैसे ही मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ भी हुआ कभी जो शायद बहुत अच्छा ना हो, तो मैं चाहती हूँ इसका सबसे पहला इंटीमेशन या इन्फॉर्मेशन सुहृद को मिले। तो आप जहाँ पर कोई मेडिकल फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर एक कॉलम होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन जी, तो मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन इस लाइफ टाइम के लिए सुहृद है। तो मेरी डेफिनेशन मैं उसको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नहीं, पर्सन कहती हूँ। मुझे लगता है सुहृद मेरा पर्सन है, मेरा पर्सन। तुम कैसे डिफाइन करोगे गुंजन और तुम्हारे रिलेशनशिप को? जो मैंने शुरू में कहा, मुझे ये वाइल ग्रोइंग अप ये कभी समझ में नहीं आता था कि कोई आपकी खुशी पे आपसे ज़्यादा खुश कैसे हो सकता है। Whenever I do something good, she gets teary-eyed and she's so proud of myself. And whenever I'm down, and right from the beginning, तो she's like, वो बिल्कुल वीरांगना हो जाती है मैं हूँ। तो वो और राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमें ये पता था कि चीज़ें आसान नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ वहाँ पे अंतरजातीय विवाह बहुत बड़ी घटना मानी जाती है ना, पूरे हमारे ख़ानदान में। और उसके क्रम में जिस तरह के बहिष्कार हुए समाज के स्तर पे से ज़्यादा परिवार के स्तर पे, मेरी फैमिली के ज़्यादातर लोग हमारी शादी में नहीं आए थे। दे बायकॉटेड अस। क्यों? क्योंकि हमने इंटरकास्ट मैरिज की थी, तो उनके लिए ये बिल्कुल अस्वीकार्य था। ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। उनको अपनी जाति पे कुछ अतिरिक्त किस्म का गौरव था, और मुझे लगता था कि ये एक जाति, एक आइडेंटिटी जो आपको बाय बर्थ दे दी गई, पर आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे बरत रहे हो, है ना। और शी कम्स फ्रॉम द अर्बन बैकग्राउंड, पेरेंट्स वर्किंग, आई कम फ्रॉम द पेजेंट बैकग्राउंड। पिताजी कॉलेज में थे पर प्राइमरली खेती हो रहा था, बहुत भाषा के स्तर पे, सबके स्तर पे। तो एक ये जाति वाला आग्रह था। दूसरा हमें बहुत स्पष्टता थी कि उत्तर भारत में दहेज बहुत चलता है। अच्छा, है ना। कभी वो डाउरी के नाम पे चलता है, कभी जी जो लड़की के घर वालों का मन हो, गिफ्ट जी, है ना, जो संकल्प हो, इस तरह की वाहियात बातें चलती। तो हमारी दो क्लैरिटी थी कि एक, वी डू नॉट बिलीव इन द कास्ट स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड, देयर विल बी नो डाउरी इन्वॉल्व्ड। तो उस दौरान हमारी जो बातें, और उसके पहले जब हम दोस्त बने, 3-4 साल साथ रहे बिफोर मैरिज, बातचीत के क्रम में, तब ये बहुत था कि क्या क्या व्हाट वेट्स, हमें क्या इंतज़ार कर रहा है, क्या क्या चुनौतियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जैसे नाम बदल जाता है शादी के बाद जी, उसको लेके बहुत स्पष्टता थी। तो एक दफ़ा हम लोग घर में बैठे थे, किसी ने जिक्र किया तो वो मेरा टाइटल लगा दिया, तो वी हैड टू रेजिस्ट कि नहीं भाई, जो जिस नाम के साथ जन्मा है, पला बड़ा है, वो कैसे बदल जाएगा। और सहचारणी होने का मतलब, सहधर्मिणी होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान को विसर्जित कर दें। तो चूँकि हम लोग बहुत बातचीत के क्रम से हमारा प्रेम पुष्पित पल्लवित हुआ, तो हमको ये लगता है कि साहब बातें नहीं रुकनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, इंटीरियर कैसा हो, कौन सी कारपेट बिछे, किताबें कैसी रखी होनी चाहिए, बेड की कौन सी साइड, और एक आई डोंट नो हाउ पीपल विल रिएक्ट टू इट। मुझे लगता है कि जब आप लंबे समय तक प्रेम में, दोस्ती में और रिश्ते में होते हैं, तो कुछ कुछ आप लोग सिबलिंग जैसे भी हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारे ना बड़े मुद्दों पे झगड़े नहीं होते, छोटे छोटे। तुमने मेरी घड़ी क्यों पहन ली, करेक्ट, मेरा परफ्यूम क्यों यूज कर लिया, मेरी पेंसिल क्यों ले ली, है ना, और तुम्हारे पैकेट ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे तुम्हारा सूटकेस बड़ा है, मेरे बहुत छोटे छोटे पे, मतलब बिल्कुल लिटरली जैसे भाइयों में एल्बो मार के, ये मेरी साइड वो तो वही साइड, कभी कभी वैसे होते हैं बड़े मसलों पे
नहीं होते हैं थैंकफुली। तो एक ऐसा व्यक्ति मेरे लिए जो पार्टनर है, इससे आपकी बातें ख़त्म ना हो। मैं अपने नौजवान दोस्तों को अक्सर कहता हूँ कि वंदे से कि सब मैं कंफ्यूज हूँ, क्या करें नहीं करें। तो जब लड़के ऐसा पूछते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि बी विद अ गर्ल इफ़ दे आर इन अ हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन, बी विद अ गर्ल जिसके साथ तुम सुबह सो के उठना चाहो। क्योंकि जब आप अपनी जवानी के और कामनाओं की पतवार पे सवार होते हैं देन तब तो आपको ऐसा होता नहीं भाई, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत हैं। सुबह सो के जिसके साथ उठना चाहो और जैसी नींद खुले उसको देखो तो चेहरे पे मुस्कान आए, है ना। जिसके साथ दोपहर के निवाले साझा करना चाहो, जिसके साथ बहुत घर का फ्लोर साफ करना, माथा पच्ची, और उसके कुछ बुनियादी नियम हैं कि भाई आप इंडिया में अनफॉर्चुनेटली एक किस्म का नॉर्म बना दिया गया है वेयर पीपल अरे प्यार से ही तो मारा। प्यार से मारा क्या होता है? तो किसी भी किस्म की आप वर्बल या फिजिकल हिंसा में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। और आपको एक दूसरे के पेरेंट्स की बहुत इज्जत करनी होती है, क्योंकि सिर्फ दो लोग साथ नहीं आते ना, परिवार साथ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बुनियाद पर मुझे लगता है कि बातें होनी चाहिए। पार्टनर वो जिसके साथ आप अनंत बातें कर सकते हो, सब बताना है तो हमारी बातें खत्म नहीं होती। हमारी भी बातें ख़त्म नहीं होती। और मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ अलाइंड है। तो जैसे मैंने कोई जोक मारा और सुरुद उस पर नहीं हंसा तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा कभी होता नहीं है। वो जोक शायद उस रूम में बैठे किसी को समझ में ना आए, पर सुरुद को ज़रूर समझ में आता है। और ऐसे ही उसका भी है। हमें जो चीज़ें फ़नी लगती है वो बहुत सिमिलर है, या हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मिलता जुलता सा है। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जो नहीं करी वो ये है, क्योंकि मैं इन दोनों लोगों को जानता हूँ थोड़ा बहुत। दे हैव अ वेरी पुनेरी, विकेड, ड्राई, दुष्ट धूर्तता से भरा हुआ सेंस ऑफ, और बिल्कुल पोकर फेस के साथ। पुणेरी लोगों का ये एक अमेजिंग ये एक हुनर है कि आपको अंत तक ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तारीफ हो रही थी या टांग खींची जा रही थी। वो इस तरह रिएक्शन को प्लेस करते हैं कि आप ये कभी नहीं फिगर आउट कर पाओगे। तो जैसे एक पुणेरी इंसान किसी कमरे में आता है और वो सिर्फ किसी को देख के और पूछ लेता है, बस। अब आपको नहीं पता कि उसने आपको किसी लोडेड बैगेज के साथ ही पूछा कि अच्छा तो फिर कल जो बातें हो रही थी उसके बिना पर अब ये आपसे कह रहा है कि अच्छा तो भैया आज आप इधर मुंह उठा के आ गए। ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कैसे हो, मतलब कैसा चल रहा है तुम्हारा, पर वो कभी इनोसेंट नहीं होगा। ये एक बहुत मैं पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं, पर उनकी छोटी छोटी रिएक्शंस में ना एक लेयर होता है जो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। तो मैं और सुरुद बिल्कुल इस हुनर को अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। मैं पुणे की हूँ नहीं, लेकिन मैं मजाक में हमेशा कहती हूँ कि मैं बनी पुणे के लिए थी। सो सेंस ऑफ ह्यूमर का अलाइनमेंट जरूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर की अलाइनमेंट ज़रूरी है। हम सिमिलर चीज़ों से हमें बोरियत भी महसूस होती है, सिमिलर चीज़ें हम डिसमिस भी करते हैं। तो जैसे हम अगर बहुत बड़े गैदरिंग में हो और कोई बहुत चपड़ कर रहा हो और बहुत बोरिंग बातें कर रहा हो, लेकिन उसे लग रहा हो कि वो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, तो हम सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख लेते हैं और वहाँ से कट्टे का समय आ चुका होता है। तो ये नैनो जो की भाषा बहुत नैनो की भाषा, पर ये नैनो की भाषा सिर्फ इस लिहाज में सुरुद मुझसे बोल लेता है। लेकिन जैसे ऐसा कभी होता है ना कि आप और अपना पार्टनर आप कोई गॉसिप कर रहे हो और गॉसिप जिसके बारे में हो रही है वही आ जाए सामने, तो आप कोई इशारा करोगे कि अब नहीं बोलना है। तो सुरुद ऐसे मामलों में ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो ऐसी हरकतें करता है कि क्या, पर तुम क्या बोल रही थी उसी के सामने जिसके सामने बात नहीं करनी है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है नैनो की भाषा में, पर बाकी तो वी आर अलाइंड। सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें, मुझे इस मामले में बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि बुंदेलखंड इज़ नॉट नोन फॉर द सेंस ऑफ ह्यूमर। वी आर वेरी लाउड, वोकल, बहुत चंबल के पानी जैसे हैं, इन योर फेस टाइप से। हरियाणा का सेंस ऑफ ह्यूमर भाई साहब, when I saw her talking to her mother, so like, everything okay?
बोले या क्या, मैंने कहा नहीं वो, बोले नहीं हम ऐसी बात करते हैं। और फिर मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ माँ बेटी नहीं, पूरा सूबा। बहुत ही हमारी पत्नी के दोस्त हैं, हमारे बहुत से दोस्त बन गए हैं वो, और ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। हमने पहले भी इस पे बात की कि अगर आपके पार्टनर के दोस्त आपके दोस्त बन जाए जी, तो फिर नो वेरी। तो नवदीप नाम है उनका, नवदीप नसीर। ओ भाई साहब, जो रोहतक का पेवर हरियाणवी सेंस ऑफ ह्यूमर है उस आदमी में। मुझे लगता है ये बस वो कुछ भी बहुत नॉर्मल सी भी बातें कह रहा होगा जो उसके लिए नॉर्मल है। पराठा खाने से लेके कहीं जंगी जहाज गया, किसी मिनिस्टर पे कमेंट, और मेरे को लगता है ये स्टैंड अप चल रहा है। ऐसी बातें जो बोल नहीं सकता मैं कैमरे पे, और ये इतने सपाट ढंग से कह देंगे ना। तो पुणे वालों की तरह अगर सेंस ऑफ ह्यूमर, तो पूरे हरियाणा को मैं उसका तो हमें बहुत अलाइनमेंट करना पड़ा, है ना। मतलब वो बिल्कुल ऐसा है कि आप बैठे हुए हो और आपका ध्यान भटका हुआ है, तो ये नहीं पूछेंगे अरे तुम कुछ गुम से हो, मायूस से हो, नहीं, अरे मेरे बेटे को किसने पीटा। किसी ने पीटा भाई, चुप बैठा। तो फिर जब एक बार समझ में आ जाए आपको और आप उसको अप्रिशिएट करने लगो, देन योर लाइफ इज सॉर्टेड। फिर आप उनसे बहुत दोस्ताना ढंग से, दे आर वेरी गुड। आई एम इन लव विद द हरियाणवी, बट आई एम इन लव विद द कल्चर एंड द लैंग्वेज एंड द टोनैलिटी ऑफ हरियाणा हैज, दे आर टू गुड। वो कुछ वेस्टर्न यूपी में भी वो चीज़ मिलती है, एकदम बिल्कुल इन योर फेस बट इन अ वेरी डिफरेंट टोन। सो यस, सेंस ऑफ ह्यूमर का अलाइनमेंट आप लोगों को क्या लगता है ज़रूरी है पार्टनर्स के बीच? इवेंचुअली तो हो ही जाना चाहिए, वरना। और दूसरा, आप बताइए आपके केस में कैसा है? दुनिया जहाँ तारीफ़ कर दे, क्या बढ़िया इंटरव्यू किया, क्या बढ़िया स्पीच दी, क्या बढ़िया, हमारे जो देवता हैं हमारे जीवन के, वेरी हार्ड टू प्लीज, उनको प्लीज करना, वो 10 में 1 में क्या ये ठीक था। तो बहुत निर्मम आलोचक भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हार्डेस्ट मोस्ट हार्शेस्ट क्रिटिक। तो जितना खुश होता है सुरुत मेरी जीत में या मेरे नए परफॉर्मेंसेस में, किसी नए रिलीज में, उतना ही क्रिटिक भी करता है मेरे परफॉर्मेंस पर। अगर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो उसकी शक्ल पे दिखने लगता है। तो वो अगर मेरी किसी फर्स्ट शो में आया हो, नाटक का शो हो, और उसे नाटक बहुत अच्छा ना लगा हो, तो वो एक उसकी एक विशिष्ट मुस्कुराहट है, उसके साथ कहता है गुड गुड। क्योंकि तभी क्या बोलेगा ना, पहले शो में सब लोग कह रहे हैं अरे वाह वाह वाह, गिरी जा, उसमें आके मेरी नज़र उस पर टिकी होती है, मैं कोने में खड़ा होता है और बस चुपचाप सुन रहा होता है हर बात। तो मुझे पता, मेरा हार्ट ऑलरेडी, माई हार्ट इज़ ऑलरेडी सिंकिंग, बिकॉज मुझे पता है उसे अच्छा नहीं लगा। तो बट दिस कीप्स अस वेरी ग्राउंडेड एज वेल। हम लोग जो शो बिज में हैं या जिनके हेटर्स या फैंस हैं, सब चीज़ें हैं, क्योंकि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। और इत्तेफाक ये रहा कि मी एंड गुंजन वी मेट इन IMC व्हाइल स्टडीइंग, जी, है ना। तो हम दोस्त, फिर ये मेरी JNU वाले दोस्तों से मिली, तो उन्होंने गैंगअप कर लिया। तो आपके पुराने दोस्त और आपके पार्टनर जब गैंगअप कर लेते हैं तो वो आपकी सारी ट्रिक्स कॉल आउट कर देते हैं। तो जैसे शीतांशु से, बाकी सब लोगों से उसकी दोस्ती हो गई, तो कह रहे ये हरकतें करता होगा, उसने हाँ ये करता है, बस। तो फिर अब आपका खत्म। तो अब आप कुछ भी थिएट्रिक्स में जा ही नहीं सकते, क्योंकि दिल लाइक यहाँ नहीं करना, हाँ मैं पता है। हाँ ये कैमरे पे, ये बाहर ऑफिस में करना है, यहाँ नहीं। और ये लिटरली देयर आर टाइम्स व्हेन शी सेज इट, सौरभ ऑफिस नहीं है, आराम से बैठ जाओ। अच्छा ओके। मैं सुरुत के दोस्तों जैसे पहली बार मिली, सुरुत बहुत ही विटी और बहुत ही शार्प टंग रखने वाला आदमी है। तो किसी भी वर्बल डिसएग्रीमेंट में या जहाँ पे ताने सुनाए जा रहे एक दूसरे को, सुरुत का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल सकता है जो स्मार्ट भी होती है, जो सही जगह पर चोट भी करती है, पर सुनने में मज़ा भी बड़ा आता है। तो उसका वैसा थोड़ा सा ही हैज़ अ वेरी शार्प टंग। तो उसके सारे दोस्त लगभग हतबल थे उसके सामने, क्योंकि क्या ही बोले कोई ऐसे इंसान को। और फिर चित्र में मैं आ गई और सुरुत अचानक चुप होने लगा मेरे सामने, क्योंकि मैं कुछ बोल देती थी और सुरुत की बोलती बंद हो जाती थी। तो उसके जो सारे फ्रेंड्स थे, हम ऐसे एक गुट बन गया, क्योंकि हमारा ऐसा हो गया अच्छा अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं तो क्या बोलता है। तो ऐसा चलता रहा, गैंगअप करना,
उसकी बोलती बंद कर देना, ये चलता रहा कुछ दिन तक। एक बार सुरुद ने, जब सिर्फ हम दोनों ही थे, मुझसे कहा कि यार तुम ऐसे प्राइवेट स्पेस में तो इतना स्वीटली बिहेव करती हो, इतनी काइंड हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, ये दोस्तों के सामने क्यों मेरी इज्जत उतार रही हो? तो मैंने कहा मैं उल्टा कर सकती हूँ। उल्टा करूँ कि पब्लिकली बहुत इज्जत हो, प्राइवेट में ऐसी तैसी। तो उसने कहा नहीं। तो ये आई थिंक लगभग सबके साथ ही होता है। ये मॉड्यूल है। देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव टू प्लीड इट टू गुंजन कि यार बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्लीज उनके सामने मत करना। मैं जब We'll be very nice to each other. Yes, when I answer सुरुज फोन गाड़ी के स्पीकर पे, तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि गाड़ी में और लोग हैं, तुम मुझसे ठीक से बात करोगे। वो भी करता है। अच्छा सुनो, गाड़ी में ये बैठे हुए हैं तो जरा हमारा होता है जब ड्राइव करे, हेलो आप स्पीकर पे हैं। हाँ, आगे बिल्कुल पहले डिस्क्लेमर ये, पता नहीं क्या बोल जाए। सो हैं और क्या तुम एकदम से ओह अच्छा। सो आपके पार्टनर वो भी होते हैं जो आपकी घनघोर बेइज्जती करते हैं। बिल्कुल। और आपके पास उसको सहने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। सह लेंगे। या बट देन व्हेन यू आर डाउन, व्हेन यू आर आउट लोगों की नज़र में, देन दिल भी। अच्छा एक ये भी होता है कि मैं कितनी भी बुराई कर लूं और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो वो एकदम बिल्कुल फिर हाँ। मेरा टेढ़ा है पर मेरा वाला है मामला है। बिल्कुल। और मेरे पास है भी ना कारण बुराई करने का। मैं रोज रहती हूँ इस इंसान के साथ, तो झेलती मैं हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उसने? ये तो मेरा, ये हम दोनों का लॉजिक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बंडे गुंजन केम बैक एंड शी सेड यू हैव टू सिट एंड लिसन। सो आई लाइक ओके, क्या हुआ? तो अभी वो एक यूनिवर्सिटी में काम करती है, पहले एक कंपनी में थी। तो शी सेड कि एक बंदा आया जिसे मैं डील करती हूँ, वो मुझे रिपोर्ट करता है, नया दूसरी टीम से ट्रांसफ़र हो गया है वो। तो उसने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज वगैरह भेजा, तो उसने फ़ोटो देखी डीपी। तो डीपी में गुंजन की और मेरी फ़ोटो थी। सो ही केम ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, बोला मैम कैन आई आस्क यू समथिंग? तो उसने कहा हाँ। उसने कहा आप की डीपी? तुमने कहा क्या हुआ डीपी? नहीं वो आप ललन टॉप वाले सौरभ जी के साथ कहाँ मिली आप उनको? कोई आप इवेंट में गई थी या आप उनको जानती हैं? तो शी सेड नहीं मैं जानती हूँ। अच्छा, बात ख़त्म हो गई। एक हफ्ते बाद वो जूनियर था, ऑलमोस्ट वो लड़ने की उसमें आया, मैम आपने मुझे बताया नहीं। तो क्या नहीं बताया? कि यू आर मैरिड टू सौरभ। तो उसने कहा हाँ पर तूने पूछा नहीं। तो हाँ ये भी है, पर आप बता सकती थी ना कि आप उनको कैसे जानती हैं। तो उसके पर तुमने ये पूछा आप जानती हो? मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। तो अब उसका नेक्स्ट क्या था? मैम इसका मतलब ये है कि आप उनसे रोज मिलती हो। अरे तो अब हियर कम्स हरियाणा। उसने कहा हाँ एंड इट्स नॉट अ गुड साइड। इतना रोचक नहीं होता रोज मिलना, स्क्रीन पे मिलना ठीक है। हाँ, वो तुम्हारा वाला जो कनेक्शन है वही अच्छा है। तो मुझे ये इतनी हास्यास्पद बात लगी कि कोई किसी स्त्री से पूछ रहा है आप अपने पति से रोज, मतलब आप रोज सौरभ सर से मिलते हो। सुरुद को अगर कोई पूछे कि सर मुझे गिरिजा जी से मिलना है, तो सुरुद कहता है जब मैं मिल लूँगा तब तुम्हें मिलवा दूँगा। मैं इतना ट्रैवल करती हूँ और इतना बाहर रहती हूँ घर से कि ये मुझे सबसे अच्छा जवाब लगता है कि पहले मैं मिल लूँ फिर तुमसे भी मिलवा दूँगा। बट इट्स अ ब्लेसिंग बिकॉज सुरुद मेरे होते हुए भी और मेरे ना होते हुए भी he really does take care of a lot of things, especially when it comes to my son कबीर। उन दोनों का अपना एक कबीर जब बहुत छोटा था तब सुरुद बहुत हैंड्स ऑन, उसे शायद समझ में नहीं आता था इतने छोटे बच्चे का क्या किया जाए। पर जैसे जैसे कबीर अब बड़ा होता गया है, उनका अपना एक छोटा सा ग्रुप है, वो फिल्में देखते हैं, अलग अलग जगहों पर खाना खाने जाते हैं, वो अपने प्लान्स बनाते हैं पापा बेटा, विच इज़ वेरी स्वीट टू वॉच। तो जैसे सुरुद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट है और मैं थोड़ी कम स्ट्रिक्ट हूँ कुछ मामलों में हम दोनों ही इक्वली बने रहते हैं किसी निर्णय पर। लेकिन एक घर में एक फाइनल अथॉरिटी होती है, अपने आप बन जाती है।
तो हर कोई चाहे वो किसी से भी जवाब पाए फाइनली एक बार उस एक इंसान से पूछ लेता कि आपको क्या लगता है। तो somehow इस घर में ये मुझसे पूछा जाता है हमेशा somehow तो कबीर पहले पापा के पास जाएगा, वो ना सुनेगा और फिर एक ट्राई के लिए मेरे पास आ ही जाएगा कि पर तुम्हें क्या लगता है। और अगर मैंने भी मना कर दिया तो फिर ऐसा होता कि अब तो फाइनल, अब तो टॉप बॉस ने मना कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कभी कभी जब ऐसा होता है कि मैं कुछ दिन के लिए आई हूँ और मैंने कुछ हाँ बोल दिया किसी चीज़ के लिए, तो सुरुद और कबीर के बीच का ये हमेशा वाला एक्सचेंज होता है कि बेटा आ जाइए वो कल वो चली जाएगी, फिर तू है और मैं हूँ तो ये दोनों का कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल गाँव देहात में वैसा है कि एसपी आएंगे, एसपी जाएंगे, लेकिन चौकी इंचार्ज और एसएचओ से ठीक रखनी है गाइस तो अब उन्होंने वैसा ग्रुप बना लिया है, तो वो आपस में अपना अपना सुलझा लेते हैं, निपटा लेते हैं। मुझ तक बहुत चीज़ें पहुंचती नहीं है। ये हमारा जो गांव का समाज है और उसमें हमने गांव की जिन बेटियों को अपने साथ जोड़ा है शिक्षा के वास्ते, बाकी चीज़ों के वास्ते, जब गुंजन ने उन सबको अपनाया, वो गांव में गई, उनके घरों में गई, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कास्ट हायरार्की वो बड़ा वर्जित सी चीज़ मानी जाती थी कि अगर आप सवर्ण समाज से हैं, ख़ासतौर पे अगर स्त्री हैं सवर्ण समाज की, तो आप महादलित बस्तियों में किस लिए जाएंगे, है ना। तो और पानी पीना या खाना खाना तो बहुत दूर की बात, पर हम जिस शिक्षा के प्रकल्प से जुड़ रहे हैं गांव के स्तर पे, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम का हमारे लिए मतलब ये है कि मैं अगर दुनिया जहाँ मैं पढ़ाई की बातें कर रहा हूँ या लड़कियों को मजबूत होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं अपनी गांव की बेटियों की चिंता करूँगा। When we went to their homes, they were so surprised कि इनके घर से कोई हमारे घर, एंड चूँकि वो आर्मी बैकग्राउंड से आती है तो उसको बहुत बाद में पता चला कि उसकी कास्ट क्या है हरियाणा में। तो एक दिन वो घर गई एंड अरे वो फलाने ऐसी बातें कर रहे थे, है ना। तो उसकी मदर हंसी पे बोली ऐसे मतलब कैसे, किसी एक द कम्युनिटी शी बिलोंग्स टू। तो उसने आप भी तो उसी से, बोले नहीं मैं तो आई एम अ फौजी बच्चा। तो बोले नहीं, लेकिन हाँ, पर उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया बिठा के कि बेटा आप फौजी बच्चा हो, सब हो, तो फौजी बच्चा आपकी सबसे बड़ी पहचान है, जो आर्मी कैड्स हैं वो सब समझेंगे, पर एक ये सोशल पहचान भी है, पर इसका कोई लेना देना नहीं, आप सबके साथ वैसे ही रहो और कोई आपको किसी से इंक्वायर भी नहीं करना है। तो उसको बचपन में बोला गया कि यू कैन नॉट इंक्वायर विद एनीबडी अबाउट देयर फेथ, अबाउट देयर कास्ट। फेथ का ऐसे जिक्र आ जाए कि साहब मैं चर्च जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, क्योंकि पिताजी 8 सिख ये उनकी यूनिट थी। तो फौज में क्या होता है कि अफसर, जिस यूनिट में अफसर है, जो पेरेंट यूनिट बोलते हैं, उसके सिपाहियों का बर्ताव, उसके सिपाहियों की जो आस्था है वो आपकी आस्था है, ठीक है। तो आप हरियाणा से हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप 8 सिख के ऑफिसर हैं, तो आपके लिए गुरुद्वारा, क्योंकि सब 8 सिख में सारे पंजाब से जो जट सिख आए हैं सारे वो सिपाही हैं, तो वो अब एक हुआ, अब एक फैमिली हो ना, साथ उठना बैठना लड़ना, पलटन साथ में मूव कर रही है। तो वो वहाँ से बहुत आया कि वो सारी कल्चर वाली चीज़ें। सो व्हेन शी वेंट टू देयर होम और उसने ऐसे ही पानी मिल जाएगा, तो वहाँ पे ऐसा था। अब ये कितना अनफॉर्चुनेट है और क्या ये ऐसे ही ब्रेक होगा। लोहिया जी बहुत महान राजनेता और राजनीतिक विचारक, उन्होंने कहा रोटी और बेटी का संबंध, ये कितनी आदर्श स्थिति होगी कि मैं एक कम्युनिटी से हूँ, मेरी पत्नी दूसरी कम्युनिटी से है, और फर्ज़ करिए हमारे जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक ने नॉर्थ ईस्ट से एक पार्टनर चुना और एक ने मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया के किसी देश से पार्टनर चुना, फिर उनके बच्चे हुए, उन्होंने अपने पार्टनर। इतना संकरण, इतना हाइब्रिड, फिर आप कैसे करोगे कि ये श्रेष्ठ है, वो फिर आप गुणों से श्रेष्ठ हो, खत्म हो गया। तो रोटी और बेटी का संबंध। तो जब उसने गई पानी मांगा, या अरे अमरूद बड़े अच्छे लगे हैं, तो they were like हाँ आप खाओ, मैंने कहा हाँ अरे भाई इसीलिए तो तारीफ कर रहे हैं। तो ना अमरूद, तो इतना प्रेम, और ये एक बार में नहीं होगा, इसको हमें लगातार ब्रेक करना होगा। सो जब उसने हमारी उन बेटियों को गांव की अपना लिया ना, तो मेरे को लगा नाउ दे आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि हैं तो लड़कियां और बहुत अलग अलग वय की हैं। मुझसे वो काका को कितनी, दे कॉल मी काका, तो काका को वो कितनी चीज़ें बता पाएंगी,
तो पर काकी को बता सकती हैं, गर्ल्स तो एक गर्ल बॉन्ड होगा ना, जी जैसे तुम बोला ना कबीर और सूरत का, तो वो उनको बता सकती हैं अरे काकी ये चाहिए या ये दिक्कत है या वो चीज़. सो इट वाज वेरी एंटरटेनिंग फॉर मी, ऑल दोज एक्वायर्ड डॉटर्स ऑफ माइन एंड माय वाइफ. लवली. अलाइनमेंट और अच्छी चीज़ों की बात तो हो गई. अब डिसएग्रीमेंट्स किस पर होते हैं ये बता दो. दे आर अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी मैरिज. देखिए साहब, इस पे तो मैं पूरा 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत लिख सकता हूँ. असहमतियाँ. उसको राजमा पसंद है, मुझे छोले पसंद है. यहाँ से ही शुरू हो जाता है. बिल्कुल. और ये मैंने शादी के 10-12 साल बाद एक दिन हिम्मत करके उसको बताया कि तुम जो बहुत मन से बनाती हो, मैं सफ़र से लौटा तो तुमने कुक को किनारे कर दिया, जब कुक होता है या जब कुक नहीं है हम खुद ही कर रहे हैं तो, और इतने प्यार से राजमा बनाती हो, मैं खा भी लेता हूँ नींबू वगैरह निचोड़, पर मुझे राजमा पसंद नहीं. सो नाउ शी नोज दैट आई लव छोले. तो दिस इज स्टैंडर्ड मूड अपलिफ्टमेंट रेसिपी. ये सौरभ आ रहा है तो खाना किस तरह का होगा, उस मेरा बहुत इंडियन फूड पैलेट है मेरा खाना. अरे यार केरला का खाना खाते हैं, आंध्रा का खाना खाते हैं. हर फूड पैलेट इज़ वेरी. सुशी ट्राई करें क्या, सम नाइस पास्ता. तो वहाँ से डिसएग्रीमेंट शुरू होते हैं. बीइंग ग्रूम्ड इन आर्मी एनवायरनमेंट है ना, आप फौजी अफसर के बच्चे हो, चीज़ें बहुत प्रिम एंड प्रॉपर होनी चाहिए. टेबल क्लॉथ से लेके कटलरी, क्रॉकरी, दिस दैट, ये सब. और तो वहाँ से कुछ व्यवस्था वो लेके आई. और मेरा ये कहना है कि अंततः ये सब इसलिए है कि आप मौज में खाओ, सहजता होनी चाहिए. तो हमारे और उनके जो डिसएग्रीमेंट है, मैं आपको एक कहानी से सुना देता हूँ. उपेंद्र नाथ अश्क एक हिंदी के बड़े साहित्यकार हुए हैं. उनका एक एकांकी है तौलिए. तौलिए. जी. तो तौलिए साहब जो है वो 2 अंक की कहानी है. हमने ये हमारे कोर्स में थी, जो मैं उसको बहुत सुनाता हूँ और फिर वो बोलती है कि पढ़ने को तो दो. तो एक बार मैंने उसको प्रिंट आउट निकाल के दिया, उसका पर ये ठीक नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी. उसमें एक घर में पत्नी है और वो अपने पति का इंतजार करी, जो एक टूर पे गया और वो उदास है, उसको लग रहा है कि नाराज़ हैं, ऐसे वैसे. मैं टोकती रहती हूँ कि तुम तौलिया, गीला तौलिया बिस्तर पे डाल देते हो. एंड कम्स द टाइटल तौलिए. और अब वो वेट कर रही है और फिर उसके पति की कुछ रिश्तेदार आ गई. ठीक है. अब वो जो रिश्तेदार आई हैं वो उतनी पॉलिश नहीं है, वो पाँव ऊपर करके बैठेंगी, खी करेंगी, यहीं बेड पे ही चाय पी लो, पकौड़े भी खा लो. तो वो बड़े उनसे ऐसे सलीके से पर बहुत थोड़े से डिस्टेंस साथ पेश आती थी. अब नाउ शी इज़ मिसिंग अ पार्टनर, और उसको लग रहा है कि ये जो मैं हर चीज़ व्यवस्था लाती हूँ इससे वो चढ़ रहता है, वार्मथ उसको कम लगती है. तो अब वो वार्मथ किसको रेसिप्रोकेट कर रही है, वो जो 2 लड़कियाँ उसकी रिश्तेदार वो आई हैं. सो दे आर सरप्राइज कि भाभी को क्या हो गया है आज इतनी, मतलब कि वो बोले अच्छा भाभी मैं चप्पल नहीं पहने रहा हूँ, कोई बात नहीं सर्दी बहुत है. ओके. तो ये सब चल रहा है. एंड देन तो ये एक अंक है. फिर दूसरे अंक में वो वापस आता है एंड शी इज़ लाइक आई एम सो सॉरी एंड आई वाज लाइक दिस, ये वो. तो आपकी चिट्ठी नहीं आई. बोले अरे यार मैं वहाँ चला गया था, वहाँ पे कोई डाक की व्यवस्था नहीं थी इसलिए नहीं आई, वरना तुम्हें भेजता ही वो. द मोमेंट शी रियलाइज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. और फिर वो बोलती है कि अच्छा तुम नहा लो, मैं तब तक चल. और वो चाय बना के लाती है और फिर वो देखती है कि तौलिया बिस्तर पड़ा है. बैक टू तौलिया बिस्तर पे क्यों है, कितनी बार समझाया. तो ये जो तौलिए एकांकी है, शी ब्रिंग्स द ऑर्डर एंड आई ब्रिंग द सहजता. हमारा मेरा बहुत वैसा है. आ जाओ सब लोग आ जाओ. अगर हमने 2 दिन अकेले खाना खा लिया तो मुझे लगता है यार समथिंग इज़ मिसिंग. खाना अकेले की चीज़ नहीं है, मेरे को बारात लगती है. मतलब पूरा जमघट चाहिए, तुम भी आ जाओ. ऑफिस में भी मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे अकेले खाना मैं बुला लेता हूँ किसी को, अगर किसी बहुत और टाइम पे खाना, यार बैठ जाओ आके, आई कैन नॉट. एंड शी इज़ ओनली चाइल्ड. तो जो इकलौते बच्चे होते हैं उनकी, आप इकलौती हैं, उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है. उनने अपने दिमाग में ही अपने बहुत सारे लोग बना रखे हैं जो कि वो खुद ही हैं. वो आपस में बात भी कर लेंगे, उनको कभी किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है. जो है वो उनका है. साइकिल उनकी, डॉल उनकी, किताबें उनकी, कॉमिक्स उनकी. हमारा ऐसा नहीं था. भैया को हीरो रेंजर साइकिल मिली, वो मैंने चलाई. हमें उतरन की आदत है, हमें शेयर करने की आदत है. तो इस पे बड़े डिसएग्रीमेंट होते हैं कि ये मेरा है. तो मैंने कहा हाँ तो यूज़ कर, यू हैव टू आस्क.
तो ये जो उधर से ग्रूमिंग हुई ना, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू से प्लीज, यू हैव टू से थैंक यू। इनका हाँ पर वो तो ऑब्वियस, तो बोले वो ऑब्वियस नहीं है, यू हैव टू से इट। तो ये नहीं, बोतल देना, बोतल पास कर दो प्लीज। तो मैं कुछ चीजें सीखी पर कुछ में मैं अड़ गया। जैसे कढ़ी चावल या दाल चावल गाइस हाथ से ही खाया जाता है, ठीक है, चम्मच चाहे स्टील की हो चाहे चांदी की हो। भात हाथ से जी। तो कुछ चीज़ों में फिर हमने सिखाया, पर इस ऑर्डर को लेके बड़ा अभी भी वॉशरूम कितने क्लीन रहे हैं, मतलब क्लीन ही तो है और क्लीन है ना जी। और जैसे चद्दर बदल दूंगा, चद्दर बदल दी, सिर्फ बदलनी नहीं है, कोनों पे कितने Origami अनुपात करके। के साथ टकिन होनी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो वाला कि बर्तन धुल गए तो सूख जाएंगे ना, नहीं सूख नहीं, उनको एक खास ढंग से जमाओ। मैंने कहा जब सूख जाएंगे तब जमा दे, नहीं फिर पानी सूख जाएगा अंदर तो स्पॉट हो जाएगा। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना कि सूते कपड़े से उसको पोछो, फिर वो फूल आए तो उनको ऐसे करो, फिर उसमें ये तुम्हारे शब्द अमृत की तरह मेरे कानों में जा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सबसे। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। जैसे दूध जिस पतीले में गर्म होता है, वो अगर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो गया तो बात ख़त्म। मतलब मैं क्या करे इसका। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसको कहते हैं इटर्नल ट्रेनिंग, जिनमें आई थिंक हर पति हमेशा होते हैं। तो मैं अब सुरुद के लिए कहती हूँ कि अब वो मास्टर्स करने पर पहुँच चुका है, वो उसकी मास्टर्स चल रही है, धीरे धीरे वो हमारे केस में PhD भी एक सेविंग करेगा। ग्रेस ये रहा कि शी वाज नॉट इनटू कुकिंग, सो आई टॉट हर हाउ टू कुक, क्योंकि हम बचपन से खाना बना रहे हैं, बाहर रह के पढ़े बुआ जी के पास, तो सीख लिया खाना बनाना। तो ये एक इकलौता, पर मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है, उसको किचन प्रिम एंड प्रॉपर, डब्बे लेबलिंग, कोई डब्बा ज़रा भी खुला नहीं होना चाहिए, और हर चीज़ की नियत जगह और हर बर्तन या उसका एक नियत तरीका। आप ये नहीं कि चम्मच लेके सूप पीने बैठे, सूप पीना है तो मुझे सूप की चम्मच है। तो इस तरह का बहुत, देखिए हम लोग घर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैं ठहर के हमारे जो इस घर जैसी बातों के दोस्त हैं, पार्टनर हैं अल्ट्राटेक, उनका जिक्र कि चाहे घर हो चाहे वो व्यक्ति जिसमें आप अपना घर बना रहे हैं, आदमी एक ही बार बड़े हौसले के साथ ये फैसला करता है कि साहब घर बसाना है, घर बनाना है और घर बसाना है, तो बड़ा सोच समझ के, और जब घर बनाएं तब सारे डिसएग्रीमेंट्स डिस्कस कर लें और उसके बाद एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, और कुछ चीज़ें नॉन निगोशिएबल रहें, जिसमें ये है कि आप बढ़िया मटेरियल इस्तेमाल करें, एक्सपर्ट्स की सलाह लें, खुद एक्सपर्ट ना बने, आर्किटेक्ट से पूछें, सिविल इंजीनियर से पूछें, और समाज में ठोस जगह पानी है तो तगड़ा पार्टनर खोजें, उसके साथ घर बसाएं और फिर एक घर बनाएं, है ये बड़ा ज़रूरी है। छोटे में जब ये क्वेश्चन हमें अप्रोच करता था कि उनका घर बस गया, सेटल हो गए। हाँ सेटल हो गए। सेटल होना और घर बनाना किसी के साथ मिलकर, ये लाइफ गोल की तरह पेश किया जाता था बचपन में। लड़कियों के साथ तो ये हमेशा होता है, छोटी छोटी चीज़ में। मैं कुछ साफ़ कर रही थी घर ही में, और मेरी दादी ने कहा ऐसे झाड़ू लगाएगी तो तेरी सास को क्या जवाब दूंगी मैं, कि दादी ने कुछ सिखाया ही नहीं। ऐसे खाना बनाएगी तो ससुराल में सबको कैसे खिलाएगी। मतलब हर चीज़ का एम या गोल ये है कि तुम इसको अच्छे से कर लो ताकि ससुराल में इंप्रेशन अच्छा क्रिएट हो। तो मेरी सास अनफॉर्चुनेटली इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इतनी खुश हो जाती है कि मेरी मदर तो सैड ही हो गई है इस बात से लेकर, इतना ट्रेनिंग वेस्ट हो गया। मेरी मदर इन लॉ मेरे छोटे चाय बनाने पे खुश हो जाती है। उनको इस बात, अगर मैं कभी घर पे हूँ, कभी सुरुद को साबूदाने की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की, तो अगर कभी मैं घर पे हूँ तो मैं एक साबूदाने की खिचड़ी बना देती हूँ जिसमें कुछ भी नहीं है, उसी में वो खुश हो जाती है कि मेरी बहू साबूदाने की खिचड़ी बनाती है। तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि इतना बोला है बचपन से लेकर आज तक कि ससुराल ससुराल, तुम्हारी सास तो इतने में खुश हो गई है। तो वैसे क्यूटीज है दोनों। हमारे केस में जब हमारी पत्नी हमारी माँ को, जो उनकी टेक्निकली सास हैं, गाड़ी में बिठा के ले जाती हैं, तो तब मेरी माँ बिल्कुल ऐसे
उस समय शिवगामी देवी हो जाती हैं ये मेरे बच्चे, मेरी बहू। तो शी इज़ वेरी फुल ऑफ प्राइड की मेरी बहू गाड़ी चला लेती है, मेरी बहू एकदम धर्राटे में अंग्रेज़ी बोल लेती है, और मेरी बहू भी उतनी ही पढ़ी है जितना मेरा बेटा पढ़ा है। दोनों JNU के टॉप रैंकर्स हैं, दोनों ने MPhil, दोनों नेट क्वालिफाइड है। सो बोथ ऑफ अस आर एलिजिबल टू टीच इन अ कॉलेज। तो नेट उस UGC का एग्ज़ाम होता है। और चूँकि गुंजन ने इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई की है, तो कभी जैसे माँ ने कुछ पूछ दिया, बेटा जो का चल रहा हो आजकल, तो फिर वो इतनी एंडेयरिंग साइट होती है, बिकॉज शी नोज अस नाउ फॉर सो मैनी ईयर्स, कि वो माँ को माँ की भाषा में और माँ को जो रेफरेंस समझ में आए वैसे फिर वो समझाएगी। तो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ मिडिल ईस्ट है, इज़राइल और ये सब कन्फ्लिक्ट। तो वो जैसे बताएगी कि माँ बोलती है वो कि माँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर ऐसे। तो अच्छा, तो एक बार तो उनने हमारी तरफ तुम लोग ऐसे क्यों नहीं समझाते हो उसकी तारीफ करनी करो, हमारी क्यों बुराई कर रही हो। तो वो एक आपकी मदर, आपकी ज़िंदगी की पहली औरत जिसने आपको जन्म दिया, और वो औरत जो अब आपकी साखी है, जो आपकी सखी भी है और आपकी साखी भी है। हमारे एक बहुत से दोस्त हैं, पुणे के ही रहने वाले हैं, सुरहुद उनका नाम है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि बेसिकली यू फाइंड अ विटनेस फॉर योर लाइफ, फॉर योर जर्नी, फॉर योर जर्नी, फॉर योर आप लाइफ। किसी से शादी क्यों करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी इस पूरी जर्नी में एक इंसान आपका विटनेस बने, और ये गवाह पलट नहीं जाएगा, ये गवाह राग द्वेष में नहीं जाएगा, ये ऐसे गवाह बना रहेगा। गवाह बना रहेगा। तो जो आपकी साखी है और जो आपकी सखी है, सबसे बढ़िया, उन दोनों में अगर एक वर्केबल मिनिमम ट्यूनिंग रहे तो ये इट्स अ ब्लेसिंग। और सुयोग ये रहा कि शी कॉल्स हर बायोलॉजिकल मदर मम्मी, आई कॉल माई बायोलॉजिकल मदर मम्मी राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, आई कॉल माई सास माँ, शी कॉल्स हर सास माँ। और ये कुछ ऐसे नहीं कि हमने बैठ के डिस्कस किया हो, वो ऐसे ही आया। जी। तो क्योंकि हम ये उम्मीद तो कर लेते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे पेरेंट्स को अपना लें, पर पुरुषों के मामले में मुझे लगता है, उत्तर भारत में मैं ज़्यादा यकीन कह सकता हूँ, दामाद ना बड़े इठे हुए से रहते हैं ससुरालों में, एकदम कॉन्स्टिपेटेड सा लुक देने वाले और जो उनके रिश्ते में साले लगते हैं उनसे थोड़ा टेढ़े होके बात करने वाले, जो पंचायत में नहीं दिखाया गया था बिल्कुल वैसे, स्पेशल ट्रीटमेंट चाहने वाले, और वो उस लव और रिस्पेक्ट को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। कुछ एक समाजों में ऐसा भी होता है कि जो आपकी पत्नी का भाई है वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, और कुछ एक मामलों में पिता वो पैर छूते हैं दामादों के। जी, ये मैंने भी देखा है। तो ये इतना ऑड है मेरे लिए, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वैसे ही मेरे लिए मेरी वाइफ के पेरेंट्स हैं। मैं अपने पेरेंट्स के पैर छूता हूँ, अपनी वाइफ के पेरेंट्स के पैर छूता हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर मेरी वाइफ के भाई हैं, ताऊ जी के बेटे, उनसे बड़े हैं और वो मेरी पत्नी के लिए भैया, तो वो मेरे लिए भी भैया ही हैं, और आप उनसे सब गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट वाला मामला है। तो इस एक मामले में हम लोगों को थोड़ा सा एक शुरू में मशक्क़त आई कि जैसे मेरे जो माँ पिताजी हैं वो जब मेरे घर जाते हैं यहाँ से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तो वहाँ वालों का ये होता है, अच्छा ये वो समधी हैं जो ज़्यादा झुकते नहीं, नो, अरे वो आपको प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो वो ऐसे ही थोड़ी हो, अरे साहब, क्योंकि बाकी जो उन्हें समझा वो तो बिछे बिछे से रहते हैं, साहब बिटिया दी है। तो वो जो एक स्ट्रगल है, कास्ट के हायरार्की वाला स्ट्रगल, एक फाइनेंशियल वाला स्ट्रगल, और एक ये वाला स्ट्रगल कि ससुराल से आए तो एकदम मुड्ढे झुका के, और ये दामादों को तो पता नहीं क्या हो जाता है। ऑल द दामाद्स ऑफ दिस वर्ल्ड, प्लीज गाइज स्टॉप बीइंग फॉरएवर कॉन्स्टिपेटेड एंड चिढ़ा हुआ, चिड़कोला सा इठा हुआ इन योर ससुराल। बी नाइस, बी जेंटल, खुद से भी गिलास आत्मीयता के साथ पेश आओ जैसे अपने घर में आते हो, और ये देख लो कि उस घर में इतनी आत्मीयता से ना पेश आने लगो कि आपकी वाइफ को लगने लगे कि ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है ब्रो। तो क्योंकि शी नोज द ग्रामर, तो उस पर ट्रस्ट करो, पर उसका काम मत बढ़ाओ, है ना। जैसे लड़कियों से अपेक्षा होती है कि अगर तुम हमारे घर आओ
तो हमारे घर के वातावरण में घुल मिल जाओ। मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझकर उनसे प्यार से पेश आओ। तो ये लॉजिक उल्टा भी लागू होना चाहिए। जब बिल्कुल। आदमी अपनी पत्नी के घर जाए तो वो भी वैसे पेश आए जैसे उस घर का माहौल है। ये जो अपने साथ अपना माहौल लेकर चलते हैं लोग, उसे बनाए रखते हैं आसपास एक फेंस की तरह, आई थिंक उसे बदलना चाहिए। सुरुद की उल्टी शिकायत होती थी। मैं और उसकी माँ मिलकर उसे इक्वेशन से हटा देते थे। सुरुद की माँ और मैं हम मिले क्योंकि मैं एक शो कर रही थी जिसमें मेरी मदर इन लॉ, जिनका नाम गीता है, गीता मेरे कॉस्ट्यूम्स बना रही थी। तो मैंने उससे गीता बुलाना शुरू किया क्योंकि वो है भी बहुत यंग सी और बहुत ही मतलब एक सास की जो छवि हमारे दिमाग में होती है, साड़ी पहनने वाली, पल्लू ओढ़ने वाली, वैसी वो बिल्कुल नहीं है। वो बड़ी सी गाड़ी हमेशा चलाती है। उनके पास पहले स्कॉर्पियो हुआ करती थी या टाटा सफारी हुआ करती थी और वो बहुत ही बैडएस सी दिखने वाली महिला है। शॉर्ट्स पहनती है, बहुत सारे टैटूज़ है उनके बनाए हुए, और किसी भी एंगल से वो सासू माँ तो बिल्कुल नहीं लगती, स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होती, बिल्कुल फिट नहीं होती। तो मैंने उनको गीता बुलाना शुरू किया क्योंकि वो मेरी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट थी। तो हम ऐसी बातें करते थे कि गीता क्या बकवास ब्लाउज बना दिया तुमने, मेरा फिटिंग भी अच्छा नहीं है यार, ये साड़ी का रंग बदल दो गीता यार। तो ऐसी बातें होती थी शुरुआत में। मुझे क्या पता था मैं उनके बेटे से प्यार कर बैठूंगी और ये मेरी सासू माँ बन जाएंगी। तो जब ये टाका भिड़ा मेरा और सुरुद का, तो कुछ दिनों में ये बात आ ही गई कि अब चलो मम्मी पापा को बताना है। तो मेरा ऐसा कि गीता को बताना है गीता तो दोस्त थी मेरी। तो गीता को फ़ोन किया गया। तो पहली बात यही हुई कि अब मैं आपको क्या बुलाऊं। तो पहले तो मराठी में या तो तू होता है या तुम ही होता है, तुम नहीं होता बीच का कुछ, या तो तू होता है या आप होता है। तो मैंने गीता को कहा यार गीता, क्योंकि तब तक मैं उसको तू बुलाती थी, कि गीता यार मैं तुझे क्या बुलाऊं। तो कहती है यार ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, तू गीता ही बोल। तो मैंने कहा नहीं गीता तो ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। मम्मी, सुरुद मम्मी बुलाता है मुझे, तू मम्मी बुला। ऐसे ठीक है मम्मी, पर ये आप मैं नहीं कर पाऊंगी तुमको देख के वो फीलिंग नहीं आती, तुम मेरी अपनी माँ हो। और महाराष्ट्र में माँ को आप नहीं कहते हैं। तो मैं हमेशा नॉर्थ इंडियन से जब बात करती थी और मेरी माँ का संबोधन जब मैं तू से करती थी, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे कि ये क्या डिसरिस्पेक्ट है। पर ये डिसरिस्पेक्ट ना होकर ये बहुत ज़्यादा अपनापन है। घर में हर किसी को आप कहते हो महाराष्ट्र में, लेकिन माँ को नहीं। माँ तो AI या फिर तू आई ही होती है। Same pinch. Tata Copper Plus with the goodness of copper. जो हमारी मातृभाषा है बुंदेली, उसमें भी आप शब्द नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मम्मी जो तुम्हारी चप्पलें डरी, वो ये मम्मी आपकी चप्पलें वो है ही नहीं। आप शब्द हमने सीखा कानपुर आके, क्योंकि वहाँ पे परिष्कृत अभिजात्य भाषा बोली जाती है। हिंदी का जो वो है, लीजिए, आपका शुभ नाम, आप पानी पियेंगे क्या, उससे मुझे याद आया मुझे पानी भी पीना है। गाइज ये एक तो वैसे भी इन जनरल, इसलिए नहीं कि वो हमारे पॉडकास्ट के पार्टनर हैं, पूरा देश ना टाटा पे बड़ा ट्रस्ट करता है। बिल्कुल। ये केस स्टडी हो सकती है कि एक ब्रांड कैसे गुडविल अर्जित करता है। उनको लगता है कि कई वजह हो सकती है, उनका कैंसर हॉस्पिटल है और JRD टाटा की बड़ी हमने नमक खाया टाटा का। हाँ, नहीं पर मैं कह रहा हूँ इन जनरल ना, जो इस एक ब्रांड के साथ बड़ा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहा है इंडिया का, वो ये पानी लेके आए हैं टाटा कॉपर, जो मैं पीने वाला हूँ। तांबे के पात्र में तो पानी बहुत ज़रूरी है, पर हर जगह आप पात्र लेके नहीं जा सकते हैं, तो अब बॉटल में आए हैं। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ गीता, हम सुरुद को इक्वेशन से हटाकर अपने अलग प्लान बनाते हैं। हमारी अलग दोस्ती चल रही होती पैरेलल वर्ल्ड में। हम बाहर खाना खाने साथ जाते हैं, मेन्यूज़ साथ में डिसाइड करते हैं, जिनमें घर के पुरुषों का बहुत ज़्यादा कोई लेना देना होता नहीं है। ये हमारा अपना प्लान होता है। तो सुरुद कभी कभी गुस्सा भी हो जाता था कि ये क्या चल रहा है साइड पे, मुझे क्यों इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो उसे इग्नोर ही कर दिया गया हमेशा। मेरी मदर इन लॉ और मैं अपने प्लान बना के अपना अपना करते हैं। और वैसे ही मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ भी हैं, तो वो भी हमारी लॉबी में शामिल है, so blessed. विच इज़ वेरी ग्रेट। सुरुद की ग्रैंड मदर है जो अब 93 ऑलमोस्ट है। उनकी बर्थ ईयर को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने 80 के बाद एज करना छोड़ दिया है, तो अब मैं सिर्फ 80 रहूंगी, चाहे मैं जितना भी जीऊँ। वाह साहब, ये बहुत सुंदर सिद्धांत है और इसका सख्ती से पालन हो घरों में। 80 साल के बाद अब बुजुर्ग कितने साहब? 80 के। हाँ बस 80। अब हम ठहर गए हैं।
हाँ, तो अब जब से मेरी शादी हुई है तब से वो अपने आप को 80 बताती है। मेरी शादी को 14-15 साल होने आए हैं अब, लेकिन वो 80 ही हैं अब। भाई आप लोगों की मैथ्स गड़बड़ है, बिल्कुल आप जोड़ रहे हैं सालों, उनकी मैथ दुरुस्त है, वो बिल्कुल ठीक है, मजबूत ठहरा। मजबूत बिल्कुल। और तो वो भी हमारे गुट में है। तो सूरज और मेरे झगड़े में कभी अगर ऐसा जिक्र हो कि ऐसी नौबत आ जाए कि किसी एक को गुस्सा होकर बाहर निकलना पड़े घर से, बस मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो सूरज तो बेचारा थक ही जाता है उस आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये धमकी दी कि हम साथ नहीं रहेंगे तो मेरे मम्मी पापा तुम्हें रख लेंगे, मुझे हटा देंगे इस घर से, तो मैं क्या करूँगा। और ये मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जो हमारे लिए वर्क किया है अभी तक। आपके पार्टनर के जो सॉफ्ट स्पॉट हैं, आपके पार्टनर की जिनमें जान बसती है आपसे मिलने से पहले या आपसे मिलने के बाद भी, उनको आप अपनी जान बना लो तो चीज़ें सॉर्टेड हैं। सो व्हेन मी एंड गुंजन मेट, सो शी फिगर्ड इट आउट कि सौरभ के लिए सौरभ के पिताजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ भी हैं पर ही लुक्स अप टू हिम, ये वो ठीक। अरे मेरे पिताजी का स्वभाव क्या है, उन्होंने बचपन से देखा कि कम बोलने वाले, गुस्सैल, आंखें चढ़ाए रहने वाले, सख्त, है ना। पूरे घर में, खानदान में, उनके कॉलेज में, शहर में यही इमेज। रवि भाई साहब मतलब एकदम फ्लाइंग स्क्वाड में थे तो स्टूडेंट डरते थे, है ना, उस तरह का पूरा उनका मामला। When I see my wife talking to my father, तो मैं कहता हूँ ये वही आदमी है जो खौफ का पर्याय था, बिकॉज पता नहीं कैसे किया उसने, पापा जी, और जाएगी और बातें करेगी, दुनिया जाओ पापा मेरे सुन रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने कहा इस आदमी ने बड़े होते हुए कभी हमसे 5 वाक्यों में बात नहीं की, 4 वाक्य। ठीक हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं, वापस कब जाना है, 4 वाक्य, दुनिया खत्म। हर छुट्टी के पहले 4 वाक्य खत्म, कोई 5वां वाक्य नहीं। और ये बैठ के पापा ये ऐसा कैसे, तो वहाँ आप गए थे तो वहाँ क्या रहा, इसमें क्या हुआ, ये खेती में कैसे, और वो ऐसे बता रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज कि कोई पुरुष कितना भी सख्त क्यों ना हो, उसके भीतर एक स्त्री होती है। पुरुष बनने के क्रम में, दुनिया की सख्तियों के क्रम में उसको वो दुबकाए रहता है। अच्छा मर्द बनना है ना, वो वाला मामला। When he met गुंजन, तो उनके भीतर के वात्सल्य का सोता फूटा होगा। तो और मेरे माता पिता कोई बेटी नहीं, हम 2 भाई, तो वो भी एक होगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइट कि आप जब ये कहते हो कि साहब बहू नहीं बेटी, तो वो वैसी वो वाली डीलिंग। तो व्हेन आई मतलब वो ले जाएगी शॉपिंग कराने, ये ठीक नहीं लग रहा, ये ट्राई करो, आप ये पहनते नहीं। मैंने कहा अरे वो पापा है, उससे ऐसे बात नहीं करनी है, वो गब्बर है, वो तुम्हारे घर का ग्रामर तुमसे बेहतर समझ गई है। हाँ। सो एंड व्हेन आई इंटरेक्ट विद माय टेक्निकली इन लॉज, तो मैं पहले उनको, अपनी माँ को ऐसे गले से भेजता हूँ, फिर पैर छूता हूँ। बापू को पहले, सो आई कॉल हिम बापू एट टाइम्स, तो वैसे मैं गले लगाऊंगा और फिर हंसी मजाक करूँगा। और उनके जो घर के नाम हैं वो भी बोल दूंगा, बिल्लू और बबली नाम है। अरे भाई बबली, चाय पीने का मन है क्या? तो कहती आ इधर आ, तू बबली के जाए, तेरे को चाय पिलवाऊंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल साइड, बट वंस यू क्रैक दिस कोड, Yeah. then It is pretty. endearing. My father-in-law is also a very strict-looking person. वो प्रोड्यूसर है, राइटर है, कई साल से डायरेक्ट भी कर रहे हैं। श्रीरंग गोडबोले नाम है उनका, रंगा के नाम से उनको सब जानते हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर है मराठी जगत में। हमने जब हिंदी मराठी का विवाद चला था जी, तब उनसे बात भी की। जी, आप और राजदीप हाँ, रिमार्क्स, यस। एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। मुझे इंटरेस्टिंग ये बहुत लगता है कि बहुत कम बोलने वाले, बहुत कम एक्सप्रेस, मुझे लगता है उनके सारे एक्सप्रेशंस उनके पेन से बाहर निकलते हैं। तो जो भी उनको लगता है वो सब लिख देते हैं। बातें कम करते हैं, लेकिन मुझसे बहुत बातें करते हैं। और आपके अपने इंसान, आपके अपनों को अपने बारे में क्या लगता है, मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं, ये ऐसे कोई बिठाकर तो आपसे कभी कहता नहीं है कि बैठो मैं तुम्हारी तारीफ़ कर देता हूँ, या मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, या मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता या सोचती हूँ। तो हम हाल ही में पूरी फैमिली एक इंटरव्यू के लिए गए थे, जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली से संवाद हो रहा था। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ही इंटरव्यू था। उसने, मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि आज तक मुझे लगता था कि मैं बहुत काम करता हूँ,
एटलीस्ट काम करने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन गिरिजा से मिलने के बाद मुझे लगता है कि उसकी तुलना में मैं शायद कुछ भी नहीं करता। वो एक समय पे इतनी सारी चीज़ें मैनेज करती है, इतना काम करती है और फिर भी चहकती रहती है, खुश रहती है घर में। तो उसे देखकर मुझे लगता है कि इतना काम भी हो सकता है। मेरी शादी के 14 साल बाद ये मैंने कुछ महीने पहले उनसे सुना। वाह। और मतलब मैं तो रो ही पड़ी थी। पर ये जो लोग होते हैं ना, जो 4 वाक्यों में 3 वाक्यों में बात करते हैं, जो एक दिन कुछ ऐसा कोई एक पिटारा खोल देते हैं मन के अंदर का और सब कह देते हैं आपके बारे में, तो वो इतना अद्भुत लगता है, कितना अमेजिंग सा, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिनके साथ हमने घर बसाया, उनका घर, उनकी जान जिनमें बसती है, उनको अपना लेना, उनमें बस जाना, उनको बसा लेना है, बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और ये हमेशा बहुत स्मूथ राइड भी नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर कई केसेस में यार स्मूथ राइड तो होती ही नहीं है। मैरिज जिसको लोग कहते हैं ना, वो मुझे लगता है कि जो जिन बच्चों से मैं बात करती हूँ या जो अब शादी के सपने देखते हैं, वो सपने इस बात के देखते हैं कि मैं लहंगा कौन सा पहनूंगी, मेरी शादी किस डेस्टिनेशन पे होगी, या फिर मेरी शादी में कौन कौन आएगा, मैं कौन सी रस्में निभाऊंगी, मैं मेहंदी कैसी लगाऊंगी। तो मुझे लगता है ये शादी नहीं है बेटा, ये तो फंक्शन है। शादी फंक्शन के ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। जब ये सब चला जाता है, सारे लाइट बंद हो जाते हैं, मेहंदी का रंग उतरने लगता है और कपड़े पुराने हो जाते हैं, तब शुरू होती है शादी। और वो बिल्कुल ऐसी चमचमाती और स्पेशल और ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। वो होती है रूटीन से जुड़ी हुई रोज़ की चीज़, जिसे आपको रोज़ करना होता है और उसमें रोज़ मज़ा ढूंढना होता है। काम ये होता है। और इसीलिए हमें लगता है कि गुणों का मिलान तो होता रहेगा, अवगुणों का मिलान ज़रूरी है। बिल्कुल है? मतलब आप चाय के चुस्सड़ हो, सामने वाला चाय ही नहीं पीता है, अब आप समझो। बताओ। ठीक है, आप कॉफ़ी वाले पर्सन, या तो सामने वाला एडजस्ट कर ले। जैसे हमारे घर में कॉफ़ी का साम्राज्य रहता है जी। वाइल ग्रोइंग अप हमें लगता था कॉफ़ी बहुत अभिजात चीज़ है, हम तो भदेश है ना, मट्टा पी लो, चाय पी लो, दूध पी लो। अरे यार उनके यहाँ समझ रहे आप, अरे उनके यहाँ ना सुबह ब्लैक कॉफ़ी पी जाती है। नहीं, ये तो बहुत बाद में आया कि कॉफ़ी ब्लैक भी होती है उनके यहाँ। अरे उनके यहाँ कॉफ़ी, उनके यहाँ जाओ तो चाय नाश्ता नहीं आता है, कॉफ़ी और नाश्ता आता है, समझ रहे वो वाला। क्योंकि तब तो कॉफ़ी, हम जब शादियों में जाते थे तो कॉफ़ी मशीन होती थी, उसके इर्द भीड़, और फिर उससे कहते थे भैया थोड़ा और छिड़क दो, वो जो पाउडर छिड़कते थे ऊपर। शी कम्स फ्रॉम दैट की कॉफ़ी, अमेरिकानो, कैपेचिनो, लाते। अब लाते खाई है हमने बचपन से, खाएगा लाते। लाते और मुक्के। हाँ, तो वो मौका मुक्के। सो वो या तो आप एडजस्टमेंट कर लो, तो अवगुणों का मिलान बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। खाने पीने के मामले में हमारा थोड़ा वेज नॉनवेज वाला फ़र्क है। सुरुद को नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता है, बनाता भी अच्छा है। मैं ज़्यादा वेजिटेरियन खाना खाती हूँ और बनाती हूँ। Surud, well, it's not really my place to talk about it in detail. Surud एक क्रॉनिक डिज़ॉर्डर से गुज़र रहा है जिसका नाम है क्रोन्स। आजकल बहुत लोग IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में बातें करते हैं, तो उसी का एक प्रकार है क्रोन्स डिजीज़, जिसमें आपके इंटेस्टिन में, आपके आंतों में अल्सरेशन और परफोरेशन हो सकता है, जिससे खाने पर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और भी बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से आपको गुजरना पड़ता है। तो हिज डाइट, वो क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता है, ये लाइकिंग पे डिपेंडेंट ना होकर उसके डिज़ॉर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो मैंने उसे खाना, ये हमारा मतलब हम दोनों के बीच खाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल टॉपिक है। और मैंने मेरे पार्टनर को अपना पसंदीदा खाना ना खाते हुए उसके डिज़ॉर्डर की वजह से एक चॉइस बनाते हुए बार बार देखा है। तो मैं जानती हूँ ये दर्द कैसा होता है कि सामने कोई ऐसी चीज़ रखी है जो आपको बहुत पसंद है लेकिन आप नहीं खा सकते क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। तो कुछ चीज़ें उसके प्रेफरेंसेस के हिसाब से मुझे बदलनी पड़ती है, या हम दोनों उस तरह का खाना खाते हैं। तो that's been a constant in my life. It's something that I've had to deal with. And हम challenges की बात या disagreements की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया है सुरुद की लाइफ का which is his softest
spot, his weakest spot, his health. And it's just something that मतलब ये सेंस ऑफ ह्यूमर और हर चीज़ पे हमारा अलाइंड होना, उसके में हमारी दोस्ती होना, हमारी बातें, ये सब है एक तरफ. और फिर वो दूसरा एक एरिया है लाइफ का जहाँ यू रियली नीड टू बी विथ ईच अदर. नहीं, ये मुश्किल होता होगा. मतलब आपके और आपके पार्टनर, तो अवगुणों का मिलान ज़रूरी है, पर कुछ बेसिक्स का टिक बॉक्स की हेल्थ को लेके कितना ख्याल रखा जाए, वो सब चीज़ें हैं. एक व्हेन यू आर सेइंग दिस, जो हमारे बीच एक बड़ा डिसएग्रीमेंट होता है वो होता है सामाजिकता को लेके. आई एम अ वेरी सोशल पर्सन. जी. तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना है, बाहर मिलना है, बहुत इनवाइट आते हैं, सुबह शाम दोपहर आप मिलते ही रहो. फिर तो एट टाइम्स शी हैज टू पुट हर फुट डाउन, माई स्पेस, माई टाइम एंड इनफ ऑफ दिस सोशलाइजेशन. तो वहाँ पे कई बार हमको अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो अब थोड़ा घटाओ. और फिर कई बार जब कहीं गरारी अटकती है और कोई काम पड़ गया और फिर वो, तो मैं कहता हूँ देखा सोशल कैपिटल इज सो इम्पॉर्टेंट. तो फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है. पर फिर हाफ ऑफ द टाइम आई एम वेरी टायर्ड बिकॉज ऑफ दिस ओवर सोशलाइजिंग. देन शी इज लाइक देखा सोशल कैपिटल इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम अपनी नींद खराब करो. तो वैसे वो डुअल चलता है. आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पार्टनर और आपके बीच ये अंडरस्टैंडिंग हो कि आपकी दुनिया अलग भी हो सकती है और फिर एक उसका पोर्शन साथ भी हो सकता है. मंटो की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आपने कहानी सुनाई तो मुझे याद आई. औरत ज़ात नाम की एक नवाब साहब है जिनको एक उनके मित्र नॉटी सी फिल्म दिखा देते हैं और उनको देखकर बड़ी हंसी आती है, उनको बड़ा मज़ा आता है और उनको लगता है कि उनको अपनी पत्नी के साथ इसको शेयर करना चाहिए. जैसे हमने कहा कि कुछ देख लिया, मज़ा आया, तो मैं अपनी पत्नी को बता दूँ. तो वो अपनी पत्नी को ये फिल्म दिखाते हैं और पत्नी ऑफेंड हो जाती है कि ये किस तरह की फिल्म आप मुझे दिखा रहे हो ये, और वो स्कैंडलाइज हो जाती है और वो उनको बहुत बुरी भली बातें सुनाती है कि आप किस तरह का सिनेमा आप देखते हो और ये क्या वाहियात बना है. और वो उनको कुछ बोल के निकल जाती है. नवाब साहब टेंशन में, अब पूरा दिन वो सोच रहे कि मैंने ऑफेंड कर दिया मेरी बीवी को, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ, मैं तो नहीं देखता हूँ, मुझे तो कल दिखाई, मुझे लगा उनको मज़ा आएगा और अब इतना हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं. और इस सब के चलते वो कहीं बाहर है और पूरा दिन उन्होंने इसमें लगा दिया है कि अब मैं कैसे जाके माफ़ी मांगूँ, मैं उनको कैसे समझाऊँ कि नहीं मेरे विचार ऐसे नहीं हैं, ये तो मैंने मज़े के लिए किया था. और ये सारी वो चीज़ें अपने बांध रहे हैं कि मैं उनको कैसे बोलूँ. और वो घर आता है और उनको बहुत सारी खिलखिलाने की आवाज़ आती है, बहुत सारी औरतों के हंसने की आवाज़ आती है. और वो धीरे से झाँक कर देखते हैं तो वही फिल्म चल रही होती है और अपनी पत्नी ने अपनी बहुत सारी सहेलियों को बुलाया होता है और सब बैठकर ज़ोर से हंसकर वो फिल्म देख रही होती है. वाह. तो मुझे ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये जो अपने पार्टनर का एक अलग सेटअप में एक अलग इंसान होना, इसका जो एक्सेप्टेंस है ये बहुत ज़रूरी है. मुझे पता है सुरुद एक बहुत ही ए सोशल पर्सन है जिसको अपनी स्पेस, अपनी जगह, अपना सॉलिट्यूड, लोगों का आसपास ना होना, ये उसे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है. और मैं बहुत सोशल हूँ, तो इसका एक बैलेंस ढूंढना हम दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो कुछ चीज़ें जो मैं अलग से अपनी करना चाहती हूँ वो सुरुद उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाता, और कुछ चीज़ें जो उसे अपनी अलग करनी होती है वो उसकी अपनी दुनिया है. और फिर कभी कभी वो मिलते हैं. ये मुझे ये सीखने में थोड़ा सा वक्त लगा क्योंकि आप जॉइंट फैमिली से आए हो और हर चीज़ शेयरिंग, कि आप एक घर में रह रहे हो बट शी कैन आस्क फॉर अ मी टाइम. यस. कुछ नहीं हुआ, उसको नहीं चाहिए. आप ऐसा नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं, जस्ट यू नो आसपास रहो, मेरे सामने नहीं रहो. हाँ. किसी और कमरे में रहो. हाँ, बिल्कुल. कि आस पास कि अब मैं दफ्तर तो मैं 1 घंटे 2 घंटे आई विल डू समथिंग, मेल फाइल करूँगी, ऑफिस की ईमेल का रिप्लाई करूँगी, कुछ पढ़ूंगी, म्यूजिक सुनूंगी, यू नो कोई 10,000 चीज़ हैं. तो उसको ये रहा कि हाँ एक आदमी है. उस समय भिन में आसपास आओगे तो खुराक पा जाओगे. तो ये शायद हम सब पुरुषों को बहुत सीखना जरूरी है कि उनका बिल्कुल स्त्रियों का जो मी टाइम. और फिर कभी कभी हमको भी वो अच्छा, तब उसमें क्या होता है बड़ा अलग आता है कि आप जैसे अखबार पढ़ रहे हो एंड देन कुछ काम या साथ में कुकिंग कर रहे हो. अभी ये पिछले दिनों हुआ कि वी वर कुकिंग समथिंग, सो मैं अपना काम निपटा रहा हूँ एंड शी इज चॉपिंग, ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो, क्या क्या चाहिए एक बार मैं बता दूँ, मैं सब ला के रख दूँ. लाइक नहीं, जब जो चाहिए होगा तब बताओगे तब लाओ. तो इस तरह छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट होते हैं. बट यस, लर्निंग टू गिव स्पेस एंड
रिस्पेक्टिंग द प्रिवेसी, जस्ट बिकॉज आप पार्टनर हैं इसलिए आप कहीं भी धड़ाक से घुस गए, कुछ भी खोल लिया, एक दूसरे का फ़ोन, एक दूसरे के लिफाफे, यू कांट, मतलब हमारे केस में ये हमें हमारे बहुत केस में भी। स्पष्ट है ये चीज़ एब्सोल्युटली। की क्लैरिटी। चलिए साहब, आज की बातचीत यहीं पे अब रोकते हैं, बाकी तो जीवन है, रिकमेंडेशंस। संघर्ष और उत्सव चलता रहेगा। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर, संघर्ष और उत्सव चलते रहेंगे। क्या है रिकमेंडेशंस, बताइए साहब। मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी जिसका नाम है वी लिव इन टाइम, जिसमें फ्लोरेंस प्यू और एंड्रू गारफील्ड है। दो लोगों की कहानी है, शादी की कहानी है, और उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा काल हम देखते हैं इस फिल्म में। कहानी ऐसी कोई मतलब प्लॉट लेवल की कहानी नहीं है। दो लोग हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, शादी करते हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनमें से एक को एक बीमारी है और उससे जूझते हुए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उनकी एक बेटी है। इतना रियल, इतना सुंदर और इतना हृदय स्पर्शी उसका एक्सप्रेशन है उस फिल्म का कि मुझे लगता है वो हर किसी को देखनी चाहिए, वो जो रिश्ते में है और वो जो नहीं है उनको भी। वी लिव इन टाइम नाम है फिल्म का। तो मेरी तरफ से ये फिल्म आप प्लीज़ प्लीज़ देखिए। मुझे तो ऐसे तो बहुत सारी सो कॉल्ड रोमांटिक फिल्में याद आ रही हैं। हम जहाँ से आए, जो पढ़ लिख के आए, तो हमारे लिए अंग्रेज़ी फिल्मों का मतलब था जुरासिक पार्क, गॉडजिला और इस तरह की फिल्में। व्हेन आई मेट गुंजन एंड शी स्लोली इंट्रोड्यूस्ड मी टू हॉलीवुड की जो क्लासिक्स हैं, तो हमने जब नॉटिंग हिल देखी, ब्यूटीफुल फिल्म इट इज़। और फिर एक फिल्म आई थी लव एक्चुअली, जी। तो या जब हमने शुरू में उसने बोला ये गाना बहुत अच्छा है, जस्ट अ येलो लेमन ट्री, और वो हमने बिल्कुल कविता की तरह याद कर लिया। शी इज़ सो हैप्पी, देखो उसको याद है ये साथ में ही कैन, क्योंकि वो एक दूसरे की आप दुनियाओं में दाखिल हो रहे हो ना, तो सीख रहे हो चीज़ें। तो ये फिल्में जो शुरुआती दौर में बहुत प्यारी लगी। अभी मैंने एक फ़िल्म देखी है जिसका मैंने पिछले एपिसोड में ही शायद जिक्र किया था, वन बैटल आफ्टर अनदर। जी। उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट, उनकी जो केमिस्ट्री है बिल्कुल एक जैसे नहीं, पर वो एक वक्त तक साथ रहते हैं। और फिर बाप और बेटी की जो केमिस्ट्री है, क्योंकि बात सिर्फ पार्टनर की नहीं ना, वो पार्टनर के साथ पूरी फैमिली और फैमिली की, वो बड़ा कमाल का है। सो या आई रेकमेंड दैट फिल्म। और अब रिवायत के मुताबिक गिरिजा जी एक गाना सुनाएंगी और उसके बाद हम विदा कहेंगे। जी। जिया में लागे आन बान, जिया में लागे आन बान, प्यारे चित छोड़ आन बान जिया में लागी, 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 प्यारे चित चोर, प्यारे चित चोर, जिया में लागी है से फंसी, आन बान जिया में लागी, आन बान जिया में लागी, परन लागी झुक के पैया तुम्हारी मेहरबान सैया, परन लागी झुक के पैया तुम्हारी मेहरबान सैया, मेहरबान 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 मेहरबान, परन लागी झुक के पैया तुम्हारी मेहरबान सैया, तुम बिन मोहे कल ना पड़त, तुम बिन मोहे कल ना पड़त, तुम्हारे कारण जागी
तुम्हारे कारण जागे जागे आन बान जिया में लागे, आन बान जिया में लागे, आन बान जिया में लागे। वाह साहब। तो जिया में जो बात लगे वो बात यूं ही चलती रहे। घर जैसी बातों में आज के लिए इतना ही। आपका जी कहाँ लगा, कहाँ रुका, कहाँ बढ़ा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।